जो बैंक्स हैं, भारत में जो बैंक्स हैं ये दो प्रकार से हैं। भारत में जो बैंक्स हैं ये दो प्रकार से हैं। एक, मेरे साथ साथ देखना है, स्केड्यूल्ड बैंक्स, अनुसूचित बैंक, और जो दूसरी है वो है नॉन स्केड्यूल्ड बैंक, गैर अनुसूचित बैंक। भारत में जितनी भी बैंक्स हैं उन्हें दो भागों में बांटा गया, एक अनुसूचित बैंक और दूसरी गैर अनुसूचित। ये क्यों नहीं चल रही है? एक अनुसूचित बैंक और दूसरी गैर अनुसूचित, सही है? मेरे प्यारे साथियों, अनुसूचित बैंक का मतलब है बहुत सिंपल। जैसे हमारे देश में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। कितनी पता है सबको? हर अनुसूची में कुछ ना कुछ दिया गया। जैसे 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां, केंद्र राज्य संबंधी। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं। ठीक इसी प्रकार से हमारे हिंदुस्तान में एक आरबीआई का अधिनियम है, जो आरबीआई काम करती है। आरबीआई की स्थापना कब हुई? लेकिन आरबीआई का अधिनियम है 1934। तो आरबीआई अधिनियम 1934 के दूसरी अनुसूची में जो बैंक शामिल हैं उन्हें हम कहते हैं अनुसूचित बैंक। बस बात खत्म, कुछ भी नहीं है। इतना सिंपल एंड सॉर्टेड है कि जब भी बात चलेगी अनुसूचित बैंक, तो अनुसूचित बैंक का मतलब है कि वो बैंक जो आरबीआई अधिनियम 1934 के दूसरी अनुसूची में शामिल है। बस, दूसरा कोई पॉइंट नहीं। और यहां पे लिख सकते हैं जो आरबीआई अधिनियम 1934 के दूसरी अनुसूची में शामिल नहीं है उन्हें हम कहते हैं गैर अनुसूचित बैंक। तो जब भी आपको ये पता करना है, जब भी अनुसूचित बैंक की बात चलेगी, तो अनुसूचित बैंक का मतलब है जो आरबीआई अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल है उन्हें अनुसूचित, जो नहीं है वो, सही है? दूसरी और इंपॉर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण बात, जो अनुसूचित बैंक है यह आरबीआई से ऋण ले सकती है। यह आरबीआई से ऋण ले सकती है, खत्म बात। दोस्तों, गैर अनुसूचित बैंक आरबीआई से ऋण नहीं ले सकते हैं। तो आप याद करो, मैंने पढ़ाया था आपको बैंक रेट, मैंने पढ़ाया था आपको रेपो रेट, कुछ याद आया? तो बैंक रेट, रेपो रेट में आरबीआई से बैंक से लोन ले रही है। बैंक रेट में लॉन्ग टर्म, रेपो रेट में शॉर्ट टर्म। तो मेरे प्यारे साथियों, जो बैंक रेट और रेपो रेट का प्रावधान है भारत में, वो सिर्फ अनुसूचित बैंक के लिए है। क्या इतनी बात सीख गए? अब अनुसूचित बैंक भारत में कौन कौन सी है, कितनी है, वो सब मैं पढ़ाऊंगा अभी। फिलहाल कॉन्सेप्ट समझो कि हम अनुसूचित और गैर अनुसूचित किसे कहते हैं। तो अनुसूचित का मतलब है जो आरबीआई अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल होती है, और सिर्फ अनुसूचित बैंक आरबीआई से ऋण ले सकती है। दिस इज कॉल्ड अनुसूचित बैंक, सही है? थोड़ा आगे चला जाए ना। हम बात करेंगे भारत में बैंकिंग सिस्टम, भारत में बैंकिंग। तो अगर हम बात करें तो हमारे देश में जितनी भी बैंक्स हैं उनमें सभी बैंकों की बैंक कौन है? तो सबसे ऊपर तो हो गई कौन? आरबीआई। आरबीआई के बाद हमारे भारत में सबसे पहले नंबर आता है कमर्शियल बैंक का। कमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक, वाणिज्यिक बैंक, वाणिज्यिक बैंक क्या है तो जरा बताएंगे। नंबर 2 कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स, सहकारी बैंक, सहकारी बैंक, और नंबर 3 डिफरेंशिएटेड बैंक, डिफरेंशिएटेड बैंक, विभेदित बैंक, एंड नंबर 4 डेवलपमेंट या स्पेशलाइज्ड, डेवलपमेंट या स्पेशलाइज्ड बैंक्स। डेवलपमेंट या स्पेशलाइज्ड बैंक, विकास या कह लो विशेषीकृत बैंक। सो दीज आर द डिफरेंट बैंक्स इन इंडिया। दीज आर द डिफरेंट बैंक्स इन इंडिया। तो दोस्तों, अगर हम बात करें तो हमारे हिंदुस्तान में जो आरबीआई है, हमें ये सब पढ़ना है अपनी क्लास में। हम आरबीआई पढ़ेंगे, हम वाणिज्यिक बैंक पढ़ेंगे, हम सहकारी बैंक पढ़ेंगे, हम विभेदित बैंक पढ़ेंगे, और हम विकास बैंक पढ़ेंगे। बोलो जी यस। सबसे पहले हम वाणिज्यिक बैंक से कहानी को शुरू करेंगे, और आज की क्लास में हम कोशिश करेंगे हम इतना डिस्कशन कंप्लीट कर ले, और आपको थोड़ा स्पीड में, थोड़ा जल्दी जल्दी करना होगा, क्योंकि ये सब फैक्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट है ही नहीं, सिर्फ फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं, वो आपको याद करने हैं। बोलो जी यस। चलिए, सबसे पहले आप हेडिंग डालिए कमर्शियल बैंक, बिल्कुल नीचे जगह छोड़कर बढ़िया से, कमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक। दोस्तों, एक बात ध्यान से सुनेंगे, वाणिज्यिक बैंक, एक बात ध्यान से सुनेंगे और बात ये सुनेंगे कि हमारे हिंदुस्तान में अगर हम बात करें, चाहे आप बोलो बैंक या आप बोलो वाणिज्यिक बैंक, दोनों सेम है। बोलने की भाषा में बोलते हैं बैंक, लिखने की भाषा में बोलते हैं वाणिज्यिक बैंक। पीछे उठ के जरा वाला पर्दा डाल दो सामने जो सबसे पीछे बैठे हुए। दोस्तों, अगर हम बात करेंगे, चाहे आप बोलो बैंक या वाणिज्यिक बैंक, दोनों एक ही बात है, लेकिन हम बोलचाल की भाषा में बार बार वाणिज्यिक बैंक, वाणिज्यिक बैंक, वाणिज्यिक बैंक, कहां जा रहे भाई साहब वाणिज्यिक बैंक, ऐसे नहीं बोलते। कहां जा रहे भाई साहब बैंक, तो बैंक को ही वाणिज्यिक बैंक कहते हैं। इसका मतलब कोई पूछे वाणिज्यिक बैंक क्या है, तो वही जो कल बैंक पढ़ाया, जो जमाओं को और ऋण प्रदान करे, उसी को बोलते हैं वाणिज्यिक बैंक, सही है? अब भारत की वाणिज्यिक बैंकों में कौन कौन सी बैंक शामिल है ये पढ़ते हैं। तो भारत के वाणिज्यिक बैंकों में सबसे पहली कैटेगरी में आता है पब्लिक सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक्स। बोले तो सार्वजनिक क्षेत्र बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र बैंक सबसे पहले आता है, पब्लिक सेक्टर बैंक। दूसरा यहां पे आता है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स,
प्राइवेट सेक्टर बैंक, निजी क्षेत्र बैंक। तो मेरे प्यारे साथियों, हमारे हिंदुस्तान में जो कमर्शियल बैंक्स हैं उसमें आता है एक पब्लिक सेक्टर, एक प्राइवेट सेक्टर, और तीसरा आता है रीजनल रूरल बैंक्स। आपने शॉर्ट में सुना आरआरबीस, क्षेत्रीय, आपने सुना कई बार कैसे कहते हैं ग्रामीण बैंक है, तो यही है वो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ये तीन आती हैं, एक पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और आरआरबीस। कमर्शियल बैंक की श्रेणी में तीन लोग आते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक का मतलब है, जब भी मैंने आपको पढ़ाया था, जब भी मैं वर्ड यूज करूंगा पब्लिक, इसका मतलब है बराबर सरकार। तो पब्लिक सेक्टर बैंक का मतलब है सरकारी बैंक। सरकारी बैंक, सरकारी बैंकों की कैटेगरी में दो बैंक शामिल हैं भारत में। कितनी? दो। पहला एसबीआई और दूसरा नेशनलाइज्ड बैंक। पहला एसबीआई और दूसरा नेशनलाइज्ड बैंक्स। हिंदी में राष्ट्रीयकृत बैंक है, राष्ट्रीयकृत बैंक। दोस्तों क्या है वो थोड़ी देर बाद बताएंगे। आप अलग से लिखो, अब अलग से आइए, हेडिंग बनाइए पब्लिक सेक्टर बैंक, नए पेज पर हेडिंग बनाइए, वहीं पर पहले वहां पर लिख लो पब्लिक सेक्टर के नीचे एक एसबीआई और दूसरी बात लिख लो नेशनलाइज्ड बैंक। लिख पा रहे हैं मेरे साथ साथ? एसबीआई और राष्ट्रीयकृत बैंक लिख लिया। आप अलग से हेडिंग बनाइए नीचे पब्लिक सेक्टर बैंक्स, सार्वजनिक क्षेत्र बैंक, और सार्वजनिक क्षेत्र बैंक के नीचे अलग से हेडिंग बनाइए एसबीआई या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आइए दोस्तों, एसबीआई की पूरी इतिहास से वर्तमान तक आपको ज्ञान देते हैं, एसबीआई के बारे में समझाते हैं, एसबीआई कैसे बना, क्या क्या हुआ। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक एवरीथिंग अबाउट द एसबीआई। सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं कि दोस्तों एसबीआई की शुरुआत होती है 1806 से। 1806 में भारत की पहली प्रेसिडेंसी बैंक बनाई गई। हिंदी में लिखो या अंग्रेजी में, भारत में पहली प्रेसिडेंसी बैंक बनाई गई। अब सवाल ये कि सर ये प्रेसिडेंसी बैंक क्या होता है? तो प्रेसिडेंसी बैंक का मतलब है वो बैंक जो अंडर ब्रिटिश राज, समझ गए, जो बैंकें ब्रिटिश सरकार के अंडर में चलती थी उन्हें हम प्रेसिडेंसी बैंक कहते थे। और सरल भाषा में जिन बैंक को ब्रिटिशर्स ने बनाया था उन्हें हम प्रेसिडेंसी बैंक कहते थे। सही है। तो 1806 में भारत में पहली बार ब्रिटिशर्स ने पहली प्रेसिडेंसी बैंक बनाई और इस बैंक का नाम दिया बैंक ऑफ कलकत्ता। बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ कलकत्ता। मतलब हमारे हिंदुस्तान में ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाई गई पहली बैंक है बैंक ऑफ कलकत्ता 1806। दोस्तों यहीं पर आप लोग अलग से भी कहीं लिखना चाहें अपने कॉपी के किसी भी हिस्से में, तो ये भारत की पहली बैंक नहीं है, ये ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाई गई पहली बैंक है। अगर आप मुझसे पूछेंगे सर इंडिया की पहली बैंक, तो मैं कहूंगा कि इंडिया की फर्स्ट बैंक जो है वो है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। हमारे देश की जो पहली बैंक है वो है बैंक ऑफ हिंदुस्तान, और ये बनाई गई 1770 में और यूरोपियंस ने। तो हमारे देश की जो पहली बैंक थी ये यूरोपियंस ने बनाई थी और इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में था। जिस तरीके से आज हमारे भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई है, इसी तरह से पहले वित्तीय राजधानी कलकत्ता थी। तो ये भारत की पहली बैंक है बैंक ऑफ हिंदुस्तान, 1770 में बनाई थी, यूरोपियंस ने बनाया था इसको। दोस्तों अगर आप मुझसे पूछेंगे कि हमारे भारत की सेकंड बैंक, तो मैं आपसे कहूंगा जनरल बैंक ऑफ इंडिया। जनरल बैंक ऑफ इंडिया ये हमारे भारत की दूसरी बैंक है, जनरल बैंक ऑफ इंडिया। और ये चली नहीं, बाद में ये मर्ज मुर्ज हो गई, एक दूसरे में खत्म हो गई, राइट। ये पहली दूसरी, कहीं ना कहीं इसी सीक्वेंस में ये तीसरी बैंक है बैंक ऑफ कलकत्ता भारत की। दोस्तों इस टॉपिक में मैं आपको हमारे हिंदुस्तान के बैंकिंग सेक्टर का इतिहास भी बताता हूं, जिससे आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाए। तो अगर हम बात करें तो ये पहली प्रेसिडेंसी बैंक बनी लेकिन 1809 में। 1800 इस बैंक ऑफ कलकत्ता को थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा क्योंकि मुझे जगह और कवर करनी है। बैंक ऑफ कलकत्ता को कन्वर्ट कर दिया गया इनटू बैंक ऑफ बंगाल। मतलब जो बैंक ऑफ कलकत्ता थी वो परिवर्तित होकर बन गई बैंक ऑफ बंगाल। मतलब कुल मिलाकर आप कह लो रीनेम्ड है, इसका नाम बदल दिया गया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं नाम बदलकर, ऐसे यहाँ पे डाल सकते हैं नाम बदलकर, तो इसका नाम बदलकर रख दिया गया बैंक ऑफ बंगाल। देन हम आते हैं 1840 में। 1840 में हमारे भारत में सेकंड प्रेसिडेंसी बैंक बनाई गई, दूसरी प्रेसिडेंसी बैंक। और जो सेकंड प्रेसिडेंसी बैंक बनाई गई इसका नाम था बैंक ऑफ बॉम्बे। बैंक ऑफ बॉम्बे ये ब्रिटिशर्स के द्वारा, देखो मैंने पहले बता दिया कि प्रेसिडेंसी बैंक का मतलब है ब्रिटिशर्स के द्वारा, राइट। तो भारत की जो दूसरी प्रेसिडेंसी बैंक है 1840 में बनाई गई, नाम था बैंक ऑफ। देन दोस्तों हम आते हैं 1843। 1843 में भारत में तीसरी प्रेसिडेंसी बैंक बनाई गई, तीसरी प्रेसिडेंसी बैंक। और जो तीसरी प्रेसिडेंसी बैंक बनाई गई वो थी बैंक ऑफ मद्रास, वो थी बैंक ऑफ मद्रास। तो कुल मिलाकर अभी कभी याद कर लो, दिमाग में लोड कर लो कि हमारे हिंदुस्तान में ब्रिटिशर्स ने सिर्फ 3 प्रेसिडेंसी बैंक बनाई है। कौन कौन सी जल्दी बोलो? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास। सही है। हुआ कुछ यूं कि इन 1921 1921 में, इन 1921 दोस्तों बैंक ऑफ बंगाल जो 1809 वाली थी, मतलब बनी तो 6 में थी, प्लस बैंक ऑफ बॉम्बे जो 1840 में थी, जल्दी बोलो हाँ, प्लस बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मद्रास जो 1843 में थी। दोस्तों इन तीनों बैंक्स को एक दूसरे में मिलाया गया और बनाई गई इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इन तीनों को एक दूसरे में मिलाकर बनाया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। मतलब इसमें मुझे कुछ पढ़ाना नहीं है आपको इस चैप्टर में, अभी फिलहाल जो हम पढ़ रहे हैं ये मैं पढ़ा नहीं रहा, तो फैक्चुअल बातें बता रहा, पॉइंट्स में बता रहा, कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा था, वो ये था कि अनुसूचित और गैर अनुसूचित क्या होती है, बोलो जी ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था आज, बाकी ये सब फैक्ट्स हैं, ऐसे याद करते चलना है आपको। तो 1921 में बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कलकत्ता, बंगाल, इन तीनों को मिलाकर बना दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। मेरे प्यारे साथियों 1 जुलाई 1955 हमारे भारत में गोरेवाला समिति की सिफारिशों से इस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को, यहां पे मैं शॉर्ट में आईबीआई लिख देता हूं सो दैट आप
आप पूरा लिखेंगे, बाद में समझ नहीं पाएंगे। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को कन्वर्ट कर दिया गया एसबीआई। ये है दोस्तों एसबीआई की कहानी। शुरू होती है 1806 से और बनती है 1955 में। तो कहीं ना कहीं अगर आप मुझसे पूछोगे कि एसबीआई की कहानी जो है वो 1806 से ही शुरू हो गई थी, दैट इज कॉल्ड एसबीआई, राइट। आगे की कहानी अगर आप मुझसे सुनना चाहते हैं तो सुनिए, अदरवाइज लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। 1955 के बाद लिख लीजिए क्या है ये। 1955 के बाद क्या हुआ कि 1959 में एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसोसिएट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसोसिएट बैंक एक्ट पास किया गया, ये एक्ट बनाया गया। दोस्तों हमारे हिंदुस्तान में एक अधिनियम बनाया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसोसिएट बैंक एक्ट, हिंदी में कह सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सह बैंक अधिनियम। बाकी आप ऐसे लिखिए, एक एक्ट बनाया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसोसिएट बैंक एक्ट 1959। दोस्तों क्या हुआ, जरा ध्यान समझेंगे, कहानी में थोड़ा सा ज्ञान और ट्विस्ट है, आनंद आएगा सुनकर। कि इस अधिनियम के अंतर्गत हमारे भारत में पहले से ही तमाम सारी बैंकें अलग अलग जगहों पर काम कर रही थी। जैसे एक थी स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर में, एक थी स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, एक थी स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, एक थी स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, एक थी स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, ऐसे करके भारत में अलग अलग राज्यों में बैंक थी। दोस्तों जब एसबीआई का एक अधिनियम बना अलग से, एसबीआई एसोसिएट बैंक एक्ट 1959, इस अधिनियम के अंतर्गत दोस्तों एसबीआई ने कुल 8 बैंक्स को अपना सह बैंक बोले तो एसोसिएट बैंक बनाया, एसोसिएट बैंक बनाया। ध्यान सुनेंगे, मतलब अभी क्या हुआ कि एसबीआई ने इस अधिनियम के अंतर्गत जो बैंकें अलग अलग जगह मैंने नाम बताया काम करती थी, उन्हें एसबीआई ने एवरीवन एक्वायर किया और उनका नाम दे दिया एसबीआई की एसोसिएट बैंक। और टोटल कितनी एसोसिएट बैंक हो गई? 8। टोटल कितनी हो गई? स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, ऐसे करके टोटल 8 स्टेट बैंक ऑफ इंदौर। लेकिन क्या रहा कि 1963 में 1963 एक थी स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, आप पूरा लिखेंगे मैं शॉर्ट में लिख रहा, एक थी स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर इन 8 में से, प्लस एक थी स्टेट बैंक ऑफ जयपुर। दोस्तों इन दोनों को एक दूसरे में मिलाया और बना दिया गया एसबीबीजे, आप पूरा लिखेंगे स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। तो 8 में से 2 बैंक को एक दूसरे में मिलाकर एक बैंक बन गई, तो टोटल कितनी बची? 7। कितनी बची? 7। कोई समस्या? थोड़ी सी क्लास बोरिंग हो सकती है, लेकिन अगर हो रही है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये फैक्ट्स हैं, आपको याद करने हैं। थोड़ा सा मन नहीं लग रहा हो तो बताओ, लेट्स प्ले द म्यूजिक, थोड़ा ठुमका हो जाए, है तो कह रहे हैं सर, आहा राइट। तो अगर हम बात करें, ये थोड़ा फैक्चुअल चीजें ऐसी याद करनी है हमें कि स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, इन दोनों को मिला के क्या बना दिया गया? एसबीबीजे। सही है ना? थोड़ा सा हम आगे चले, दोस्तों 2008 में एक थी स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र एक जगह है गुजरात में। दोस्तों इसे मर्ज कर दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र मर्ज को बोलते हैं विलय, तो इसका विलय हो गया किसमें? एसबीआई में। कोई समस्या? दोस्तों 2010 एक थी स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, इसे मर्ज कर दिया गया, इसका भी विलय हो गया। दोस्तों विलय हो गया किसमें? एसबीआई में। तो जल्दी से बताइए अब कितनी बची? 5। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावणकोर इज द नेम ऑफ द प्लेस इन केरल। दोस्तों ये 5 एसोसिएट बैंक बची, बोलो जी सही है। और अभी तक ये 5 एसोसिएट बैंक मस्त तरीके से काम कर रही थी। लेकिन हुआ क्या दोस्तों? हुआ ये कि 1 अप्रैल 2017 5 बची हुई एसोसिएट बैंक्स का विलय हो गया इसमें? एसबीआई में। सो दैट इज द कंप्लीट कहानी ऑफ एसबीआई और उसकी एसोसिएट बैंक्स। दोस्तों ये रही कंप्लीट एसबीआई की कहानी। क्या समझ में आई या नहीं आई? पता? अब आप लिख सकते हैं एसबीआई का मुख्यालय मुंबई में है, और एसबीआई के जो इस समय हेड हैं, कोई नाम बताएगा? श्रीनिवासुलु शेट्टी। तो इनके जो हेड हैं वो आप लिख सकते हैं श्रीनिवासुलु शेट्टी। तो श्रीनिवासुलु शेट्टी ऐसे लिख लो, स्पेलिंग से क्या ही मतलब है, दिख जाएगा पेपर में, टिक मार दोगे। और दोस्तों एसबीआई का मुख्यालय बता दिया कहां है? मुंबई। एसबीआई के हेड है श्रीनिवासुलु शेट्टी, बोलो हो गया। और दोस्तों एसबीआई पूरे विश्व में, नाम लिख लो श्रीनिवासुलु शेट्टी, पेपर में यही क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे। और दोस्तों है चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, यस CHALLA, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, CHALLA। दोस्तों अगर हम बात करें एसबीआई का टैग है, वो टैगलाइन है प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, प्योर बैंकिंग। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं पेपर में। तो एसबीआई की जो टैगलाइन है वो है प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। एसबीआई की टैगलाइन क्या बताई मैंने? प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। दोस्तों ये एसबीआई के टैगलाइन है, स्लोगन है, आप कह लो क्या है? स्लोगन है। और हेड तो मैंने बता दिया आपको, CHALLA, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। ना सुलू नहीं है, कुछ भी हो, छोड़ो क्या करना। और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों कहां है? मुंबई। और आप दूसरी बात लिख लो, ये भारत की सबसे बड़ी बैंक है, इस समय ये भारत की सबसे बड़ी बैंक है, दैट इज कॉल्ड एसबीआई। आई होप इतनी बात आप समझ गए, बोलो जी यस। तो दैट्स ऑल अबाउट द एसबीआई। दोस्तों हमारा टॉक क्या चल रहा था, बहुत गौर से देखो, आपने हेडिंग ऊपर लिखी पब्लिक सेक्टर बैंक्स, सरकारी बैंक्स, बोलो जी यस। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्तमान में हमारे देश में दोस्तों 12 सरकारी बैंक्स हैं। एवरीवन कितनी है? मात्र, जिनमें से एक एसबीआई हो गई और 11 राष्ट्रीयकृत बैंकें हो गया। एक एसबीआई हो गई और 11 राष्ट्रीयकृत बैंक। दोस्तों लेकिन 2017 से पहले, एक ही लाइन में बोलेंगे, कान खोल के सुनते जाओ, 2017 से पहले हमारे भारत में टोटल 27 सरकारी बैंकें थी। आज 27 से कितनी सरकारी बैंकें बची हैं? 12। तो पहले भारत में 27 सरकारी बैंकें थी, आज 12 बची हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। क्या एसबीआई की पूरी कहानी समझ में आ गई? अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, राष्ट्रीयकृत बैंक, नेशनलाइज बैंक।
बढ़िया से स्पेस देकर अच्छे से नोट्स बनाओ। नेक्स्ट हेडिंग डालिए राष्ट्रीयकृत बैंक, नेशनलाइज बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, नेशनलाइज बैंक। दोस्तों आपने इससे पहले भी कई बार ये शब्द सुना है, राष्ट्रीयकृत बैंक, जल्दी बोलिए, सुना है ना? आपने इससे पहले भी सुना है राष्ट्रीयकृत बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक। अगर हम बात करें ये नेशनलाइज्ड बैंक, इंग्लिश में भी लिखेंगे हिंदी में भी, राष्ट्रीयकृत बैंक क्या होता है? अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं उसे क्या कहूंगा? मैं कहूंगा देखो भैया, एक ही लाइन में मैं उसे डेफिनेशन समझा दूंगा। क्या आप लोगों ने प्राइवेटाइजेशन जानते हो क्या होता है? निजीकरण क्या होता है? सरकारी कंपनी के कुछ सरकारी कंपनी को प्राइवेट कंपनी में बेचना, यही होता है क्या? निजीकरण। इसका उल्टा कर दो, दैट इज राष्ट्रीयकरण। बोलो जय हो। बताओ समझ में आ गया? मतलब राष्ट्रीयकृत बैंक, दिमाग लगा लो, मतलब जो बैंक पहले क्या थी, बाद में सरकार ने उसके शेयर्स खरीद लिए और उसे कहने लगे राष्ट्रीयकृत। लो जी, इतनी सिंपल बात है। तो आज से पहले जिनने आज पहली बार सीख रहे उन्होंने दोस्तों, और ऑलमोस्ट पूरी क्लास में सबने कभी ना कभी तो ऐसे पढ़ा है कि राष्ट्रीयकृत बैंक, किसी ने पढ़ा 19, किसी ने पढ़ा 21, किसी ने पढ़ा 15, 14, 17, जो भी पढ़ा हो आपने, लेकिन कहीं ना कहीं तो पढ़ा है। नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, अगर पढ़ा है तो आपने सिर्फ इतना ही पढ़ा होगा कि राष्ट्रीयकृत बैंक कितनी है, फलाना ढिमाका, दैट्स इट, और ये है। लेकिन आज पहली बार सीखे कि राष्ट्रीयकृत बैंक कहते किसे हैं। तो राष्ट्रीयकृत बैंक का मतलब है जो पहले क्या थी, बाद में सरकार ने उसके क्या खरीदे और क्या बना दी, सरकारी बैंक, उसे कहेंगे राष्ट्रीयकृत बैंक। तो आप हेडिंग लिख ली राष्ट्रीयकृत बैंक, तो पहला पॉइंट लिखो, जो बैंक पहले निजी बैंक थी, जो बैंक पहले निजी बैंक थी उसे सार्वजनिक बैंक में परिवर्तित करना, उसे सार्वजनिक बैंक में परिवर्तित करना, कॉमा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कहलाता है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कहलाता है, या बेस्ट बैंकों का राष्ट्रीयकरण कहते हैं। सही है। अब नीचे छोटी सी लाइन में लिखिए, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण, अंडरलाइन कर दीजिए लेफ्ट में, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण, और लिखते लिखते आप अपने आप समझ जाओगे, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण। दोस्तों पॉइंट नंबर 1 हेडिंग लिख ली, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण, इसे अंडरलाइन कर लो, डब्बे में बंद कर दो बढ़िया से। अब इसमें लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट, प्रथम चरण, प्रथम चरण, पहला फेज मतलब प्रथम चरण। लिखते लिखते भी सबको समझ में जाएगा, देखते जाना। प्रथम चरण, एरो, आरबीआई ने 19 जुलाई 1969, आरबीआई ने 19 जुलाई 1969, राइट, एरो डाल के फिर से लिखें, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। कितने बैंकों का? और ब्रैकेट में लिख लीजिए, जिनके पास 50 करोड़ एवं अधिक की जमाएं थी, जिनके पास 50 करोड़ से अधिक के रिजर्व थे, रिजर्व लिख लीजिए, रिजर्व या आरक्षित मतलब पैसा था। तो कुल मिला के इतना भी याद रखेंगे तो काम चलेगा। जिन बैंकों के पास कितना 50 करोड़ रुपए था, उन बैंकों को 19 जुलाई 1969 में ऐसी 14 बैंकों का पहले फेज में राष्ट्रीयकरण हुआ। बोलो आनंद आया? पक्का? तो पहले फेज में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? 14। सही है, चलो। और किन किन बैंक्स का हुआ? जिनके पास 50 करोड़ से ज्यादा के रिजर्व है। नंबर 2 द्वितीय चरण, द्वितीय चरण, एरो डाल दीजिए अंडरलाइन करते हुए, बढ़िया से बनाइए नोट्स। द्वितीय चरण 15 अप्रैल 1980, 15 अप्रैल 1980, 15 अप्रैल 1980, एरो डालिए और लिखिए 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, और ब्रैकेट में लिख लीजिए रुपीस 200 करोड़ से अधिक। बस इतना समझदार बच्चों के लिए काफी है। नहीं समझ पाए? समझ गए? पहले चरण में कितने बैंकों का, मतलब 14 प्राइवेट बैंक थी, उन्हें सरकारी बना दिया। दूसरे चरण में जिनके पास, सही है, दूसरे चरण में 6, कितने? 6 दोस्तों, है ना? पहले मैंने कहा कितने, बोला कह रहा 6 दोस्तों, तो दूसरे चरण में कितने? 6 बैंकों को क्या बना दिया? राष्ट्रीयकरण। दोस्तों टोटल कितनी हो गई? 20। कितनी हो गई? सही है। उन 6 में से एक बैंक थी, लिखिए 1993 में। बस ध्यान सुनना, भारत में बैंकों का आज तक सिर्फ 2 बार राष्ट्रीयकरण हुआ, पहली बार, दूसरी बार। कोई समस्या? आज तक भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण मात्र 2 ही बार हुआ। सही है। 1993 1993 में, एरो, उन 6 बैंकों में से, उन 6 बैंकों में से कौन सी 6? 1980 वाली। उन 6 बैंकों में से, एरो, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा अंडरलाइन करते हुए, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा अंडरलाइन, न्यू बैंक ऑफ इंडिया अंडरलाइन को पीएनबी में मर्ज कर दिया गया। पीएनबी में विलय या मर्ज, पीएनबी में विलय कर दिया गया। सही है भाई, ये श्रीलंका सही चल रहा है। तो टोटल हमारी कितनी राष्ट्रीयकृत हो गई? 20। मुंह में मारेंगे मुक्का। अब बोलो 19 कितनी हो गई? 14, 6 -1 कितनी हो गई? कोई समस्या? लिखो 2004 में, 2004 में एरो, आईडीबीआई बैंक को, आईडीबीआई बैंक को, आईडीबीआई एरो राष्ट्रीयकृत बैंकों के समान दर्जा दिया गया, राष्ट्रीयकृत बैंकों के समान दर्जा दिया गया। हर टॉपिक का एक अलग मूड होता है पढ़ने पढ़ाने का। बोलो जीएस, तो ऐसी फैक्चुअल है, ऐसे आप पढ़ते जाओ, बहुत सारे फैक्ट्स मिलेंगे आज की क्लास में। तो क्या ज्ञान मिला दोस्तों? आप बताइए। मतलब भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण तो सिर्फ 2 बार हुआ, लेकिन एक स्पेशल नेशनलाइजेशन हुआ। आईडीबीआई बैंक को आरबीआई ने राष्ट्रीयकृत बैंकों के समान दर्जा दे दिया। पहले वो प्राइवेट बैंक थी, लेकिन 2004 में क्या बन गई? तो दोस्तों जल्दी से बताओ कितनी हो गई? 20 हो गई। ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट में लिखो
वर्तमान में इसे एलआईसी ने खरीद लिया, खत्म बात। वर्तमान में इसे एलआईसी ने खरीद लिया, तो अब आईडीबीआई बैंक के पास जो राष्ट्रीयकृत बैंक का दर्जा था वो फिर से खत्म हो गया। क्या बोलो, ज्ञान मिला? अब लिखिए 19 नवंबर 2013, 19 नवंबर 2013, 19 नवंबर 2000, स्पेलिंग अगर डेट गलत नहीं हुई तो 19 नवंबर ये मेरे हिसाब से। आप एरो डाल के लिखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, एरो डाल के लिखिए दूसरा, 1000 करोड़ रुपए की, एरो डालकर 1000 करोड़ रुपए की, रुपीज 1000 करोड़ की एरो, भारतीय महिला बैंक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा अंडरलाइन, भारतीय महिला बैंक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा अंडरलाइन, भारतीय महिला बैंक की स्थापना की। दोस्तों 19 नवंबर 2013 में भारतीय महिला बैंक, एक नई बैंक भारत में बनाई गई, भारतीय महिला बैंक। कोई समस्या है? कोई समस्या? दोस्तों एवं इसे भी राष्ट्रीयकृत बैंक के समान बनाए रखा गया, एवं इसे भी राष्ट्रीयकृत बैंक के समान रखा गया। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे, पहले लिख लो फिर बताते हैं, एवं इसे भी राष्ट्रीयकृत बैंक के समान रखा गया या बनाया गया, जो भी है। ध्यान से आप सुनिए, स्टॉप राइटिंग, थोड़ा सीखने पे ज्यादा ध्यान दीजिए। तो दोस्तों वो जो 14 + 6 - 1 19 तक की कहानी क्लियर है। एक आईडीबीआई बनी थी राष्ट्रीयकृत, कितनी हो गई थी? 20, और एक भारतीय महिला बैंक कितनी हो गई? 21। तो दोस्तों हमारे भारत में पहले 21 राष्ट्रीयकृत बैंक थी, कितनी? 19 अलग, एक और एक भारतीय महिला बैंक, एक आईडीबीआई एक बीएमबी, भारतीय महिला बैंक। ये जो 19 बैंकें थी, ये थी इलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेशन बैंक, देना बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, विजया बैंक। दोस्तों तो हमारे भारत में ये टोटल 19 राष्ट्रीयकृत बैंकें थी, एक आईडीबीआई हो गई और एक भारतीय महिला बैंक हो गई। कोई दिक्कत? अब आगे की कहानी बताते हैं। भारतीय महिला बैंक के आगे लिखिए 1 अप्रैल 2017। आप याद करके जल्दी से मुझे बताओ, रुको रुको रुको, पहले याद करके बताओ। एसबीआई में ये जो 5 बैंक एसोसिएट बैंक हाल ही में मर्ज हुई थी, कब हुई थी? 1 अप्रैल 2017 लिखा आपने, तो वहीं पर लिखे अलग से भारतीय महिला बैंक के नीचे 1 अप्रैल 2017 एरो डालकर, भारतीय महिला बैंक, भारतीय महिला बैंक, भारतीय महिला बैंक, भारतीय महिला बैंक एरो एसबीआई में विलय हो गई। लो जी, तो आज भारतीय महिला बैंक खत्म, 1 अप्रैल 2017 में कहां मर्ज हो गई? अब दोस्तों बची है 19, कितनी बची? सही है, कितनी? 1 अप्रैल 2019 में, 1 अप्रैल 2019 में, 1 अप्रैल 2019 में, 1 अप्रैल 2019 में एरो देना बैंक, देना बैंक प्लस विजया बैंक, विजया, देना बैंक प्लस विजया बैंक एरो बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हो गई, बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हो गई, बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हो गई ना, बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हो गई। नेक्स्ट देखो दोस्तों, नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर हम बात करें, लुक एट हियर। अब आप मुझे ये बताइए कि कितनी नेशनलाइज बैंक बची? अबे तुम लोग गधे हो गए, जल्दी बोलो। 17 नहीं देगा, कितनी बची? पक्का? ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पढ़ो जरा, ये कहां से हटेगा? तो छोड़ो। तो अगर हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पे क्या दिख रहा है आप लोगों को? देखना कहां है, कहां? यहाँ पे देखो, नहीं नहीं हुआ क्या? डेस्कटॉप में तो था यार, डाउनलोड में नहीं है। खैर कोई बात नहीं दोस्तों, लेट्स डू इट वंस अगेन। अच्छा शायद वो यहाँ पे देख लो, अच्छा ये वाली फाइल है, ये नहीं होगी ये फाइल, डब्ल्यू कुछ ऐसी फाइल है। ये डेस्कटॉप। तो अगर हम लोग बात करें ना, लुक एट दिस, तो अगर हम लोग बात करें दोस्तों, यहाँ देखिए सारे लोग, कितनी नेशनलाइज बैंक बची? 17। पहले देख लो फिर लिखवा देंगे। जैसे 7 लिखते हो नीचे, 17 में से नेक्स्ट लिखो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स प्लस यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स प्लस यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। जल्दी यहाँ चलाओ, ऐसे मेहंदी की तरह मत चलाओ, मेहंदी लगे हाथ में, जल्दी जल्दी। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स प्लस प्लस यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, एरो डाल के लिखिए, पीएनबी में मर्ज हो गई। ये दोनों बैंक मर्ज कहां हुई? पीएनबी में चली गई। सही है। नाउ नेक्स्ट दोस्तों, 17 बची थी ना, इन दो को हटा दो, कितनी बची? 15। नेक्स्ट लिखो सिंडिकेट बैंक, सिंडिकेट बैंक एरो डालकर कैनरा बैंक में मर्ज हो गई, कैनरा बैंक में मर्ज हो गई। कितनी बची? 14। आंध्रा बैंक प्लस कॉर्पोरेशन बैंक, आंध्रा बैंक प्लस कॉर्पोरेशन बैंक, आंध्रा बैंक प्लस कॉर्पोरेशन बैंक एरो डाल के लिखो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज हो गई। किसमें मर्ज हुई? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो जल्दी चलाइए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज हो गई। कोई समस्या? चलो लास्ट कितनी बची? 12। लास्ट इलाहाबाद बैंक, इलाहाबाद बैंक दोस्तों एरो डाल के लिखिए इंडियन बैंक में मर्ज हो गई, इलाहाबाद बैंक इंडियन बैंक में मर्ज हो गई। सही है। अब जल्दी से मुझे बताओ, नीचे लिखो नोट,
नीचे लिखो नोट, वर्तमान में भारत में कुल कितनी 11 क्या राष्ट्रीयकृत बैंक है वर्तमान में। देखो यहां पे लिखा है 2017 से पहले कितनी थी और आज कितनी है, लेकिन पीएसबीज हैं। पीएसबीज मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक्स। आ जाओ यहां देखो सारे लोग बोर्ड की ओर, प्लीज फोकस एवरीवन। मैंने कहा था 27 सरकारी बैंक थी, दिस इज कॉल्ड शॉर्ट में पीएसबीज। तो टोटल सरकारी बैंक कितनी थी 27, अब कितनी बची है, राष्ट्रीयकृत कितनी है और एक एसबीआई। जल्दी बताइए क्या एसबीआई एक राष्ट्रीयकृत बैंक है? नो, ऑलवेज रिमेंबर दैट एसबीआई इज नॉट अ नेशनलाइज्ड बैंक, सही है, बट एसबीआई इज अ सरकारी बैंक। नहीं समझे क्या? चलो तो लिख दो जो कि निम्नलिखित है। वर्तमान में भारत में कुल 11 राष्ट्रीयकृत बैंक है जो कि निम्नलिखित है, जो कि निम्नलिखित है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीयकृत है या कौन सी सार्वजनिक है, तो यू गाइस मस्ट नो, क्लियर है। नंबर वन यहां से लिखना शुरू करो, पीएनबी, जल्दी यहां चला लो, पीएनबी। दूसरा लिखो कैनरा बैंक, दूसरा कैनरा बैंक। तीसरा लिखो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। चौथा लिखो इंडियन बैंक, इंडियन बैंक। क्या आप लोग एमसीक्यूज लगा रहे हो? तब फायदा है, नहीं लगा रहे हो तो सब बेकार है। एमसीक्यू जरूर लगाइए। देन एसबीआई नहीं लिखेंगे, क्या एसबीआई राष्ट्रीयकृत है क्या? नाउ नेक्स्ट बैंक ऑफ बड़ौदा, नेक्स्ट बैंक ऑफ इंडिया, नेक्स्ट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक। नेक्स्ट नेक्स्ट यूको बैंक, यूको बैंक। नेक्स्ट बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सही है। नेक्स्ट पंजाब नेशनल बैंक। काउंट करो 11 हुई या नहीं, हो गई? वो लिखा सबसे ऊपर, सबसे पहले कोई बोला पंजाब एंड सिंध बैंक। दो पंजाब नेशनल बैंक अलग है, पंजाब एंड सिंध बैंक अलग है। कह रहे दोनों में पंजाबी तो एक ही मान लेते हैं, राम कुमार और राम स्वरूप दो अलग अलग नाम है भाई। नाउ तो मेरे प्यारे साथियों टोटल कितनी राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं, कितनी सरकारी बैंकें हैं? कहानी खत्म, बोलो जी यस। तो ये कहानी हो गई कंप्लीट किसकी? पब्लिक सेक्टर बैंक, समझ गए। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए अलग से प्राइवेट सेक्टर बैंक, जल्दी लिखिए, बिल्कुल टाइम नहीं है मेरे पास, क्योंकि ये सब फैक्चुअल चीजें हैं, जल्दी जल्दी निपटाते हैं अपन लोग, बोलो जी यस। क्योंकि क्लास में कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान देते हैं, ये तो फैक्चुअल लेने में क्या ही पढ़ा है, लेकिन ये भी जरूरी है क्योंकि यहां से भी सवाल आते हैं, लेकिन फैक्चुअल को फैक्ट की तरह ही पढ़ो। नेक्स्ट लिखो प्राइवेट सेक्टर बैंक, ब्रैकेट में लिखो निजी क्षेत्र बैंक, एवरीवन क्या निजी क्षेत्र बैंक। चलो क्या ये समझाने की जरूरत है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक क्या होती है? जो प्राइवेटली ओन्ड होती है। चलो खैर ऐसे बनाओ दो, एक साइड लिखो निजी भारतीय बैंक, एक साइड निजी विदेशी बैंक। तो भारत में जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है ये दो तरीके की हैं, एक निजी भारतीय बैंक, एक निजी विदेशी बैंक। जल्दी जल्दी हाथ चला लो बिना टाइम वेस्ट करे, एक निजी भारतीय बैंक, एक निजी विदेशी बैंक। तो भारत में जो प्राइवेट बैंक है दो तरीके के, निजी भारतीय और निजी विदेशी। निजी भारतीय बैंक में और विदेशी बैंक में कोई लिखना नहीं है, एक लाइन में सुनना है और कभी नहीं भूलोगे, बस सुन लेना है। निजी भारतीय बैंक जिनका हेडक्वार्टर भारत में, ब्रांचेस भारत में, कुछ ब्रांचेस फॉरेन में हो सकती हैं, दैट इज प्राइवेट इंडियन बैंक, निजी भारतीय बैंक। प्राइवेट फॉरेन बैंक जिन बैंकों की हेडक्वार्टर शाखाएं, दैट्स इट, बोलो समझ में आ गया। तो निजी भारतीय बैंक में लिख लो नीचे ऐसे एरो डालकर नंबर 1 नंबर 2 ऐसे लिस्ट बनाकर आईसीआईसीआई, आईसीआईसीआई, आईसीआईसीआई इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बोलते हैं इसको, फुल फॉर्म की कोई जरूरत नहीं है, आ भी जाए तो इतना याद रखोगे, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आप चाहे मुझे सुन के लिखो, घर पे लिख लेना, जो भी है। एचडीएफसी नंबर 2 हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन बोलते हैं इसको, एचडीएफसी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। नंबर 3 नंबर यस बैंक, यस बैंक वाईईएस। नंबर नेक्स्ट कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। यस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक को दोनों को ऐसे बंद करके, जैसे लिखा आपने यस बैंक कोटक महिंद्रा बैंक, दोनों को ऐसे करके ऐसे लिख लो 2014 नो 2004 बस इतना याद रखना कि इन्हें लाइसेंस आरबीआई ने 2004 में दिया, ये है। तो ये कब लाइसेंस प्राप्त हुआ, सही है। नेक्स्ट लिखो बंधन, तो प्यार का बंधन है। अबे इतना नहीं लिखना, सिर्फ बंधन लिखना है, लिखने लगी बंधन तो प्यार का बंधन है। दोस्तों नीचे लिखो बंधन, उसके नीचे लिखो आईडीएफसी, उसके नीचे आईडीएफसी देखी होगी इनकी शाखाएं तुमने, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, दोनों को ऐसे बंद करो और लिख लो 2014। मुझे लगा तुम समझ गए, और दिमाग में लोड कर लो एक बढ़िया बात कि हमारे भारत में सबसे लास्ट और सबसे नई जो प्राइवेट बैंक है वो बंधन और आईडीएफसी। क्या बात समझ पाई? भारत में सबसे लास्ट और सबसे नई जो प्राइवेट बैंक्स हैं वो कौन है? बंधन और आईडीएफसी, सही है। और कब बनी थी? 2014, मतलब पिछले 11 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में कोई भी नई प्राइवेट बैंक नहीं बनी, सही है। आ जाओ दोस्तों प्राइवेट फॉरेन बैंक में, प्राइवेट फॉरेन बैंक्स में एससीबी, आप चाहो पूरा लिख सकते हो, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, आपका मन है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक या एससीबी। दूसरा एचएसबीसी, आपको पूरा लिखना, आप पूरा लिख लो, हांगकांग शांघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन, एचएसबीसी बोलते हैं, हांगकांग शांघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन, एचएसबीसी। सिटी बैंक, एसआई सीआईटीआई, सिटी बैंक, कॉमा रीजनल रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड क्या लिखा हमने? हाँ ना, लुक एट दिस, आ जाओ बेटा, यहां देखो, ये देखो, मैंने आरबीआई की वेबसाइट से आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। तो क्या लिखा? हेड ऑफिस ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक। ये देखो, अगर हमसे पूछा जाए इस समय हमारे भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकें कितनी हैं, तो मैं कहूंगा 11, जो हमने लिखा हुआ है, बोलो यस। नाउ अगर मुझसे पूछा जाए, लुक एट दिस, कि भारत में प्राइवेट इंडियन बैंक्स, तो इस समय हमारे भारत में जो प्राइवेट इंडियन बैंक्स हैं वो हैं दोस्तों 21,
राइट। लेकिन क्योंकि ये लोकल एरिया बैंक भी इसी कैटेगरी में आती है, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया, वो छोड़ो, वो हम बाद में बात करेंगे। तो अगर हम बात करें तो वर्तमान में आप लिख सकते हैं प्राइवेट इंडियन बैंक है 21, लिखो उसके आगे जहां प्राइवेट इंडियन बैंक लिखा था, या नोट डाल के लास्ट में लिख सकते हो, कुल 21 है। प्राइवेट इंडियन बैंक में लिख लो, काय को नए पन्ने पे लिख रहे हैं, भैया नहीं पे लिख पीछे। दोस्तों प्राइवेट इंडियन बैंक में कितनी है? 21। दोस्तों 21 में आप ऐसे नाम देख लो मोटा मोटी, एक बार मैं दिखाऊंगा, यहाँ देखना, एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, सीएसबी बैंक, सिटी यूनियन बैंक, डीसीबी, धनलक्ष्मी, एचडीएफसी, फेडरल बैंक, आईसीआईसीआई, इंडसइंड बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, आईडीएफसी बैंक, कर्नाटका बैंक, कोटक महिंद्रा, आरबीएल, तमिलनाडु, आईडीबीआई, यस बैंक, साउथ इंडियन बैंक, नैनीताल बैंक, करूर वेस्ट। ये दोस्तों कई बार ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से कौन सी निजी भारतीय बैंक है, तो आपको ऐसे दिमाग में रखेंगे, दैट्स इट, बोलो क्लियर। टोटल निजी भारतीय बैंक कितनी है? 21। ये लोकल एरिया, स्मॉल फाइनेंस बाद में बात करूंगा मैं, पेमेंट बैंक बाद में बताऊंगा। लुक एट दिस, प्राइवेट फॉरेन बैंक्स, यहाँ देखो प्राइवेट फॉरेन बैंक्स। तो अगर हम बात करें हमारे देश में टोटल प्राइवेट फॉरेन बैंक्स कितनी है? 44। तो लिखिए अपनी कॉपी में, वहीं पर जहां प्राइवेट फॉरेन बैंक्स लिख रहे थे वहीं पर लिख सकते हैं कुल 44। तो प्राइवेट फॉरेन बैंक्स भारत में 44 है, राइट। आपको यहाँ दिख रहा नहीं दिख रहा इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आप इतना ही देखो, वो काफी है, वो काफी है। तो प्राइवेट फॉरेन बैंक भारत में कितनी है? 44। बोलो आनंद आया? पक्का? ये देख लो, यहाँ से देख लो कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इन इंडिया टोटल कितनी है? 21। ये सबकी लिस्ट बनी है, देख लो। और लोकल छोड़ो, ये स्मॉल फाइनेंस बैंक अभी नहीं, ये भी नहीं अभी। और ये देखिए, ये नहीं, ये देखो सरकारी बैंक, ये देखो पब्लिक सेक्टर बैंक्स कितनी है? 12, जिनमें से एक ये हटा दो तो बाकी 11 क्या हो गई? राष्ट्रीयकृत। समझिए आप लोग? चलो, तो ये सरकारी बैंक की कहानी सॉर्टेड। अब हेडिंग लिखो आरआरबीज, रीजनल रूरल बैंक्स, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आरआरबीज, रीजनल रूरल बैंक्स। आप मुझे 1 मिनट देंगे? बस थोड़ा सा टाइम मुझे दीजिए, आई एम डूइंग समथिंग फॉर यू। आप मुझे एक बार हाई करिए अपने नंबर से, नंबर मेरा आपके पास है, हाई करो एक बार। हम बात करेंगे आरआरबीज, रीजनल रूरल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, बस हाई कर दो। मोबाइल से कर लो यार, मोबाइल से करो, नेट नहीं आ रहा उसमें, हाँ मैसेज डिलीवर नहीं हो रहा ना, देखो। दोस्तों अगर हम आरआरबीज की बात करें तो ये काम कर रहे हैं। अगर हम आरआरबीज की बात करें, अगर हम आरआरबीज की बात करें, रीजनल रूरल बैंक्स, थोड़ा गौर से सुनिएगा मुझे। दोस्तों क्या हुआ, बात है 1975 की, थोड़ा कहानी ध्यान सुनेंगे। बात है 1900, अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया था, थोड़ा इस पर मैं एक लाइन में बोलना चाहूंगा। 1969 में, क्योंकि 1969 से पहले अगर आप मेरी नजरों से देखो, थैंक यू आ गया, क्योंकि आप 1969 में मेरी नजरों से देखो, मेरी नजरों से देखो, इसे यहां पर लगा दीजिएगा। दोस्तों अगर आप 1969 में, अगर आप 1969 में मेरी नजरों से देखो तो आपको दिखाई देगा कि हमारे हिंदुस्तान में हमारे कोई भी सरकारी बैंक थी ही नहीं। अगर आपको ऐसे पढ़ना है ऐसे पढ़ लो, नहीं तो आरबी डायरेक्ट पढ़ा देता हूं, लेकिन थोड़ा भूमिका बना रहा हूं, समझना उसे। 1960 कोई सरकारी बैंक एसबीआई को छोड़कर, एसबीआई 1955 में बन गई और उसकी कुछ एसोसिएट बैंक, तो भारत सरकार के पास 1969 में सिर्फ एसबीआई थी और उसकी कुछ एसोसिएट बैंक थी। तब मैडम इंदिरा गांधी जी को लगा कि यार कुछ बैंक्स को हम राष्ट्रीयकृत करते हैं, जिससे क्या होगा। आज मैं आप लोगों को एक बिजनेस करने को कहूं, व्यापार, तो आप लोग कहां करेंगे, गांव में या शहर में? उन्हें डायलॉग भी याद है कि मैं क्या पूछूंगा आगे, तो गांव में या शहर, कह रहे आगे चलो आगे। हमने कहा कि व्यापार करने को कहूं तो मैंने कुछ पूछा नहीं, कह रहा शहर में, आगे चलो, ये भी पता है हमें, डायलॉग भी याद है भाई साहब। तो शहर में करोगे भाई साहब, गांव में कोई बैंक जाने का नाम ही नहीं ले रही थी, और हमारे गांव में किसान भाइयों को महंगे ब्याज दरों पर ऋण मिलता था बड़े बड़े साहूकार जमींदारों से, क्योंकि बैंक थी नहीं। दिस इज द मेन रीजन व्हाई द बैंक नेशनलाइजेशन टुक प्लेस इन इंडिया, कि भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया। ये मेन रीजन है कि भारत में बैंक, ग्रामीण क्षेत्र में बैंकों का अभाव या बैंक थी ही नहीं, और दूसरा रीजन भारत सरकार के अंडर में कोई बैंक नहीं थी, सारी बैंकें प्राइवेटली काम करती थी। लेकिन दोस्तों आगे चलकर देखने को मिला कि ये रीजन फेल हो गया गवर्नमेंट का, क्योंकि बड़ी बड़ी जो सरकारी बैंक हैं, जो 14 बैंक राष्ट्रीयकृत हुई थी, 14 बैंक हुई थी, इन बैंकों की शाखाओं को गांव में खोला गया, गांव में, लेकिन चल नहीं पाई, ये लॉस बॉस में जाने लग रही थी। तब भारत सरकार को लगा यार अब क्या करें। तब 1975 में 1900 नरसिम्हन समिति ने रिपोर्ट दी, और नरसिम्हन समिति की रिपोर्ट के बाद भारत में आरआरबीज, रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को बनाना शुरू किया गया। बोलो समझ में आया? यह है आरआरबी का फाउंडेशन कैसे शुरू हुआ। क्योंकि दोस्तों गांधी जी का बहुत बड़ा सपना था ग्रामीण विकास, ग्रामीण
इसीलिए भारत में पहली आरआरबी बनाई गई 2 अक्टूबर 1975, उन्हीं के जन्मदिन पर। प्रथमा ग्रामीण बैंक, मुरादाबाद सिटी, उत्तर प्रदेश। प्रथमा ग्रामीण बैंक नाम था उसका। एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितनी भी आरआरबीज भारत में है, जितनी भी, सभी की सभी आरआरबीज को कोई ना कोई पब्लिक सेक्टर बैंक पीएसबी स्पॉन्सर करती है, मतलब पापा बैंक होती है, प्रायोजक करती है, पैसा देती है। मतलब हर आरआरबी की भारत में कोई ना कोई एक सरकारी बैंक स्पॉन्सर्ड होगी, प्रवर्तक कह लो, प्रायोजक कह लो। अब समस्या तुम्हारे साथ ये कि ना तुम्हें स्पॉन्सर्ड का मतलब, ना प्रायोजक का मतलब, ना प्रवर्तक का मतलब, तो मैं क्या करूं दोस्तों? क्या मेरी बात समझे? अब मैं क्या कर लूं इसमें, तुम्हें कुछ नहीं पता, इसलिए मैंने कहा पापा बैंक, मतलब जैसे तुम्हारे पापा तुम्हें पैसा देते हैं, बस ऐसे ही मान लो कि जितनी भी आरआरबीज हैं, हर आरआरबी की कोई ना कोई एक पीएसबी पापा बैंक होगी। बोलो जी, समझिए? मतलब हर आरआरबी की एक ना कोई एक पीएसबी पापा बैंक होगी। कोई समस्या ना? अगर हम लोग दोस्तों बात करते हैं, ऐसे करने से थोड़ा मेरा लिखने का टाइम कम होगा, फैक्चुअल बातें आप अपने घर पे बैठ के लिखते रहना, अपन टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते। बोलो जी, इसमें क्या होगा, बहुत सारा लिखवाना होगा, तो आपको लिखने का टाइम मैंने कट कर दिया, सीधा समझो यहां से घर पे लिखना। बोलो चलेगा क्या? हर टॉपिक को अपन अलग स्ट्रेटजी से पढ़ते हैं, तो ये मेरी स्ट्रेटजी है। बहुत लिखने का क्या रायता फैलाएं आप लोगों के सामने। बोलो जी यस। चलो आगे सुनो ध्यान से। तो मेरे प्यारे साथियों, बहुत बढ़िया समझो कि इसे मत देखो, ये क्या लिखा बोर्ड पर, मैं हटा ही देता हूं इसको। तो अगर मैं बात करूं तो जितनी भी भारत में आरआरबीज हैं, एवरीवन क्या है, हर आरआरबी की कोई ना कोई एक सरकारी बैंक क्या होगी, पापा बैंक होगी, बोले तो प्रवर्तक बैंक होगी, बोले तो स्पॉन्सर्ड बैंक होगी, बोले तो हर आरआरबी को कोई ना कोई एक सरकारी बैंक के द्वारा चलाया जाता है। तो ये मेरे प्यारे साथियों थोड़ा सा और समझ लो, और वो ये कि जो आरआरबीज हैं ये सिर्फ स्टेट स्पेसिफिक बैंक है, राज्य विशिष्ट बैंक है। अर्थात द आरआरबी ऑफ बिहार विल ओनली बी इन बिहार, इट्स नॉट अलाउड टू ओपन इट्स ब्रांच इन एनी अदर स्टेट। अच्छी बात समझ में भाई? हाँ, ये बिहार की आरआरबी सिर्फ कौन और राज्य में जापानी शाखा नहीं खोल सकता। कौन बात समझ में आ गई? हमारे हिंदुस्तान में हर राज्य में एक आरआरबी है, और वर्तमान में अगर मुझसे पूछा जाए तो 28 आरआरबी है, बस इतनी। उसकी भी कहानी मैं बताऊंगा, जिनमें से 26 राज्यों में आरआरबी है, टोटल 28 राज्य हमारे। अभी तुम्हें ये नहीं पता कितने राज्य हैं? अच्छा टोटल, हमें लगा तुम्हारा यार खत्म है कहानी, मैं आज ही चला था दोस्तों, मैं कहता भैया रहने दो। तो हमारे भारत में कितने राज्य हैं? इनमें से 26 आरआरबी 26 राज्यों में है। 2 राज्य हैं गोवा और सिक्किम, नो आरआरबी, ऑलवेज रिमेंबर। सिर्फ 2 ऐसे राज्य हैं क्या, नो आरआरबी। कोई समस्या? एंड द इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान सुनिएगा प्लीज, जितनी भी आरआरबीज हैं इनकी जो पूंजी है ये 3 भागों में बटी है। कितने भागों में? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्पॉन्सर्ड बैंक, प्रायोजक बैंक, स्टेट गवर्नमेंट। फिर से क्या? प्रायोजक बैंक, स्टेट गवर्नमेंट। तो जितनी भी आरआरबीज हैं 50% पैसा कितने परसेंट सेंट्रल गवर्नमेंट देता है, 35% पैसा प्रायोजक बैंक, और 15% राज्य सरकार। आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो दिस इज कॉल्ड आर। एक लास्ट और बढ़िया बात, अभी अभी दोस्तों मई 2025 में 1 मई को भारत सरकार ने एक नई स्कीम लॉन्च करी, अभी अभी 2025 में, और नाम दिया वन स्टेट वन आरआरबी। क्या नाम दिया? अगर वो दीवार नहीं होती तो वो जो मोड़ी बैठी वो दीवार के भी पार बैठ रही होती वहां, राइट? देखो मतलब 2-3 बेंचें छोड़ के बैठी लास्ट में, मतलब और समझ गया ना, समाज से बिल्कुल अलग। केवल है अबे लड़कियों की बात तुम्हें कितना इंटरेस्ट आ रहा है? तो ठीक है, तो अगर माता आगे आ जाओ जल्दी जल्दी, नहीं तो तुम्हें यहाँ बैठा देंगे, आगे जल्दी आओ। इसके बगल में बैठो, अकेली बैठी बेचारी, जल्दी आ जाओ। कह रही नहीं आ रहे, कर लो क्या करना, भैया हम कुछ करेंगे तो नहीं, लेकिन आ जाइए। देखिए दोस्तों, मतलब बिल्कुल अलग बैठी, दीवार नहीं होती तो उसको दीवार पार करके बैठ रही होती है। हाँ अब सही है, थोड़ा सही लगा दोस्तों। अगर हम बात करें, हाँ तो मैं कह रहा था कि एक नई स्कीम लॉन्च करी गई, दैट इज वन स्टेट वन आरआरबी। ध्यान सुनना। क्या दोस्तों, मैं आज से कम 2012-13 में पढ़ाता था, 2012-13 में, तब मैं अपनी क्लास में बोलता था 196 आरआरबीज, 190। धीरे धीरे मैं कम करने लगा, अभी मैं लास्ट ईयर तक बोलता था 43 आरआरबीज। देखो ये लिखा है दोस्तों 43 आरआरबीज। कितनी? आज मैं बोलता हूं 28 आरआरबीज। तो भारत में क्या हुआ ध्यान सुनिएगा, इस समय हमारे देश में टोटल 28 आरआरबीज बची हैं, जिनके दर्शन आप यहां पर भी कर सकते हैं। लुक एट दिस, हमारे भारत में टोटल ये होगा ना इनमें 28, जिनमें से दोस्तों 26 स्टेट्स में है और 2 आरआरबीज यूटीज में है। बोलो क्लियर दोस्तों? 26 स्टेट में है और 2, ये देखो क्या लिखा, पुडुचेरी, एक ये हो गया, और एक आध जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक। बोलो जी क्लियर? तो पुडुचेरी और जेएनके ये दोस्तों 2 आरआरबी हो गई यूटीज में और 26 हो गई स्टेट में। बस इतना ही ज्ञान प्राप्त कर लो, आरआरबी से सवाल हो जाएंगे। बोलो जी समझ में आ गया? दैट्स ऑल अबाउट द आरआरबीज इन इंडिया। इज इट ऑलराइट? नाउ दोस्तों लुक एट दिस एवरीवन, एक एक पॉइंट को हम रिकॉल करते हैं। ये लिखने का काम अब आप घर पे करेंगे। अब आप इसको जगह छोड़ देंगे अपनी, और आरआरबी आप लगभग एक पन्ना ये हो गया आपका पूरा, ये घर पे लिखेंगे। आप एक एक करके मेरे सामने सारे पॉइंट्स पढ़ें, जल्दी 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 पढ़ें लोग, ऑनलाइन आप लोग भी पढ़ते हैं जल्दी जल्दी। भारत में आरआरबी समिति वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, नया शब्द है, एक लाइन में सीखो, आगे आएगा दोबारा। वित्तीय समावेशन, ये आपको फाइल आपको अपलोड करके मिलेगी, क्योंकि जो मैं नोट पे लिखता हूं वो अपलोडेड मिलती है, हर टीचर जो भी कर रहा है। दोस्तों अगर हम बात करें वित्तीय समावेशन, एक लाइन में सुनेंगे बस। जिन लोगों का बैंक में अकाउंट नहीं है, जिन लोगों को किसी भी प्रकार से बैंकिंग सुविधाएं प्राप्त नहीं हो रही हैं, उन लोगों का बैंक में अकाउंट ओपन करवाना और उन लोगों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना कहलाता है वित्तीय समावेशन। समझ में आ गया? वित्तीय समावेशन। बोलो जी क्लियर? दोस्तों वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, आप दिमाग लगाओ कि अगर जहां जहां रूरल एरियाज में बैंक नहीं है वहां पे बैंक खोली जाएंगी, तो बताइए क्या होगा? तो वहां के लोगों का बैंक में अकाउंट खुलेगा, और वहां के जब लोगों का बैंक में अकाउंट खुलेगा
तो दोस्तों जब वहां के लोगों का बैंक में अकाउंट खुलेगा तो ये बताइए वहां के लोगों को बैंकिंग सुविधाएं भी मिलेंगी, बोलो जी यस। तो क्या वित्तीय समावेशन होगा या नहीं होगा? उसको बोला तो दोस्तों क्या वित्तीय समावेशन होगा कि नहीं होगा? होगा ना। ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को बचत को बढ़ावा देना, ग्रामीण क्षेत्र में लोग क्या करते दोस्तों, पैसा आता है खर्च कर लेते, बैंक में अकाउंट होगा थोड़ा थोड़ा सेव होता रहेगा ना, ये सब पढ़ेंगे छोड़िए। अभी देखिए भारत में सभी आरआरबीज किसी ना किसी एक पब्लिक सेक्टर बैंक के द्वारा प्रायोजित होती है। सारी लाइनें लिखी जो मैंने बोला। नेक्स्ट पहली आरआरबी प्रथम ग्रामीण बैंक क्या थी? ओह प्रथमा ग्रामीण बैंक, प्रथमा ग्रामीण बैंक। यहाँ पे मैं ऐसे इंग्लिश में लिख सकता हूँ, लिख देता हूँ प्रथमा ग्रामीण बैंक, प्रथमा ग्रामीण बैंक। दोस्तों का मुख्यालय कहाँ? मुरादाबाद उत्तर प्रदेश। दोस्तों स्थापना 2 अक्टूबर 1975। इसका प्रायोजक था सिंडिकेट बैंक, जो आप किसमें आज प्रायोजक है इसका पीएनबी। अब प्रायोजक कौन है? हालांकि सिंडिकेट बैंक तो कैनरा में मर्ज हुई, लेकिन इस समय इसका प्रायोजक है पीएनबी। गोवा और सिक्किम में कोई आरआरबी नहीं है, एक आरआरबी सिर्फ एक ही राज्य में कार्य करती है। क्या मैंने आपको बताया अभी? दैट इज कॉल्ड आरआरबीज। पूरा ज्ञान मिला। एक और इंपॉर्टेंट बात देख लो कि आरआरबी का पूंजी अनुपात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहां पे मैं लिख देता हूं केंद्र सरकार, एज इट इज मिलेगा, ये आपको लिखा हुआ। बोलो जी यस। प्रवर्तक बैंक, प्रवर्तक मतलब प्रायोजक लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा है, प्रायोजक बैंक। और तीसरा राज्य सरकार, तो 50 35 15 सॉरी ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मैंने अभी लास्ट में आपको बताया कि 1 मई 2025 को भारत सरकार ने एक स्कीम लॉन्च करी, वन स्टेट वन आरआरबी, आरआरबी नहीं आरआरबी, वन स्टेट वन आरआरबी। इसके अंतर्गत सभी कितनी आरआरबी थी बताया था अभी? वो सिर्फ जिनमें से 26 आरआरबीज कहां है? स्टेट में है, 2 आरआरबी यूटी में, और हमें मिल गया कहां है? जे एंड के एंड पुडुचेरी। बोलो जय हो। आरआरबी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? दैट इज कॉल्ड द कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया। तो दोस्तों हमारा टॉपिक क्या था? आइए फिर से रिकॉल करिए। बहुत सिस्टमैटिक टीचिंग होनी चाहिए, बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से। सबसे पहले हमने पढ़ा बैंक्स के बारे में, फिर हमने पढ़ा कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक में हमने देखा ये 3 होती हैं, सरकारी, प्राइवेट, आरआरबी। पूरा ज्ञान मिला। कमर्शियल बैंक के बाद हम बात करेंगे सहकारी बैंक। इसकी बात करेंगे। चलो सुनो ध्यान से। सहकारी बैंक बहुत प्यार से सुनेंगे, सुनेंगे क्या? सहकारी बैंक, सहकारी बैंकों की कहानी बताई जाए तो बहुत गौर से सुनना, ये थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट होता है। पहले तो आप सहकारी बैंकों को रख दो साइड में, पहले आप ये समझो कोऑपरेटिव सोसाइटीज, पहले इस पे ध्यान दो। सहकारी समिति, सहकारी सहकारी व्हाट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी? जीविका सुना है आपने? दैट इज द एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी है, दैट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी। सुनिए ध्यान से, क्या है द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन इंडिया इज अमूल। वहां से बताते हैं आपको। थोड़ा पहले भाव पैदा करो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब क्या होता है। अमूल गुजरात में क्या हुआ कि एक दूधिया अपना दूध बेचने जा रहा, उसके पास 10 लीटर दूध है, 15 20 जितना भी है दोस्तों, उसके दूध के उसे अच्छे प्राइस नहीं मिल रहे बाजार में, क्योंकि जब उसके पास क्वांटिटी कम है तो मोल भाव करने की क्षमता भी नहीं होगी। भाई किसी दुकान पे जाएगा, कहेगा कितना है, वो कहेगा 10 लीटर, वो कहेगा इस भाव मिलेंगे, देना दो तो निकल लो। तो क्या किया गया कि गुजरात के कुछ किसानों ने, एक 100 किसान मिले दूधिया, 100 दूधिया मिले, एक बड़ा सा टब बनाया और सबने अपना अपना दूध उसमें डाल दिया। किसी के पास 10 लीटर था, किसी के पास 50 लीटर था, किसी के पास 70 लीटर था, किसी के पास 5 लीटर था, किसी के पास 20 लीटर था, व्हाटएवर, राइट। अब जो दूध की क्वांटिटी हो गई बहुत, अब बताओ उनकी बार्गेनिंग पावर इंप्रूव हो जाएगी या नहीं? कहेगी इतना दूध है, अब बताओ भाई साहब कितने में लोगे? आपको कहेंगे इतने में नहीं देंगे, निकल लो अब तुम, हम किसी और को बेचेंगे। बोलो जी यस। तो बनाई गई कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ध्यान समझना, कोऑपरेटिव सोसाइटी का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बताते हैं। एट द सेम टाइम द ओनर्स आर द कस्टमर्स एज वेल। द ओनर्स आर द, जैसे मैंने आपको जीविका का एग्जांपल दिया, इसी को बोलते हैं एसएसजी, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सेवा समूह। तो स्वयं सेवा समूह जो जीविका बिहार में बोलते हैं इसको, क्या है कि मान लो 20 औरतें मिली जो एक ही आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि से आती हैं। एक ही आर्थिक सामाजिक पृष्ठभूमि का मतलब समझ रहे, जिनकी आर्थिक सामाजिक परिदृश्य एक ही है। ऐसी एक ही तरीके की 20 महिलाएं मिली मान लो, सबने कहा बहन एक काम करोगे, 5-5 हजार रुपए जमा करेंगे अपन। उन्होंने कहा ओके बहन। उन सबने 5-5 हजार रुपए जमा करे, 1 लाख रुपए बन गया कॉर्पस। उनमें से एक बहन को जरूरत है पैसे की, उन्होंने क्या किया, उस बहन को उसमें से पैसा दे दिया। अरे बोलो यस। उसने कहा कितना चाहिए, उन्होंने कहा 60 हजार, उन्होंने दोस्तों 60 हजार दे दिया, बाकी का 40 हजार बैंक में जमा कर दिया। सही है। अगले महीने फिर किसी को जरूरत पड़ी, फिर किसी को दे दिया। ऐसे एसएसजी का कार्यक्रम चलता है, ध्यान समझना। एट द सेम टाइम मेरी बातों को ध्यान समझिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कोऑपरेटिव बैंक पे, तो मैं रट्टा ही मारना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि कोऑपरेटिव बैंक का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो मुझे सुनना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों अब एट द सेम टाइम क्या उस फंड की ओनर वही महिलाएं हैं और उसकी कस्टमर भी सेम कॉन्सेप्ट है कोऑपरेटिव बैंक का। ध्यान सुनना, जैसे दोस्तों 7-8-10 रिच लोग मिले, उन्होंने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी का कॉन्सेप्ट क्या है वो समझिए। हमारे भारत में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है, क्या है? सहकारी समिति अधिनियम 1912। ध्यान समझना, कौन सा? कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। तो हमारे देश में अगर आपको एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनानी है तो आप सहकारी समिति अधिनियम 1912 के अंतर्गत एक पंजीकरण कराएंगे और आपकी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बन जाएगी। बोलो बन गई। तो कोऑपरेटिव बैंक में क्या होता है कि एट द सेम टाइम द ओनर्स एंड कस्टमर्स आर सेम। होगी कहानी, द ओनर्स एंड कस्टमर्स आर सेम। और कुछ कस्टमर्स आपके और हमारी तरह बाहर से भी जाते हैं। बोलो जी यस। 10 लोगों ने मिलकर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, एक बैंक बन गई, पैसा मिलाया, वो ओनर भी है, वो कस्टमर भी है, बोलो यस। और कुछ कस्टमर आप लोग और हम भी पहुंच गए तो हमने भी अकाउंट खुलवा लिया, दैट इज कॉल्ड कोऑपरेटिव बैंक। तो दैट्स इट। तो कोऑपरेटिव बैंक एक तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटी के तौर पर काम करती है। अब ध्यान से सुनने वाली बात क्या है, वो ये है कि कोऑपरेटिव बैंक का जो पंजीकरण है क्या है, ये 3 तरीके से होता है। तरीका नंबर 1, या तो एक है सहकारी समिति अधिनियम 1912, या तो आप कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंतर्गत अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएं। ये अधिनियम केंद्र स्तर का है। ये पहले एक बात और सीख लो मुझसे, थोड़ा टेक्निकल कॉन्सेप्ट इसलिए मैं ऐसे पढ़ा रहा कि दोस्तों थोड़ा सीखो इसको, नहीं तो सीखने की इतनी जरूरत नहीं कि तुम्हारे पेपर में आता नहीं है ये सब, लेकिन तभी पता होना चाहिए कि भारत में कोऑपरेटिव सोसाइटी एक केंद्र स्तर पर है। एक तो कोऑपरेटिव सोसाइटी काम करेगी केंद्र स्तर पर, और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी आप बना सकते हैं मल्टी स्टेट, क्या बना सकते हैं, जो 2-4 राज्यों में काम कर ले, और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है स्टेट स्पेसिफिक, जैसे बिहार की अकेले। समझिए। तो दोस्तों एक अगर आपको एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनानी है तो 3 तरीके पंजीकरण कराने के। नंबर 1 कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, दूसरा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, या फिर स्टेट के कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में पंजीकरण कर लो, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बन गई, बैंक का काम शुरू करो। बोलो समझ गए। दूसरी बात
भारत में जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो दो तरीके की हैं, एक ही बार में लोड कर लेना दिमाग में। कितने तरीके की? नंबर 1 रूरल कोऑपरेटिव बैंक, ग्रामीण सहकारी बैंक। नंबर 2 शहरी सहकारी बैंक। बस। तो भारत में जो कोऑपरेटिव बैंक काम करती है वो कितने तरीके से? दो। एक ग्रामीण सहकारी बैंक, ऑनलाइन सबको समझ में आ रहा हो, थम्स अप करो। एक ग्रामीण सहकारी बैंक और एक शहरी सहकारी बैंक। सही है। जो ग्रामीण सहकारी बैंक है वो तीन स्तरीय है, तीन स्तरीय हैं। जो विलेज लेवल पे काम करेंगे ग्रामीण स्तर पर, इन्हें बोलते हैं पीएसीएस, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी, प्राथमिक कृषि साख समिति, पीएसीएस, जिन्हें आप जानते भी हैं और आप बोलते हैं पैक्स। हाँ, मैंने पैक्स बोला, तुमने कहा हाँ जानते हैं, लेकिन मैं पीएसीएस बोल रहा था, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया। मैंने फुल फॉर्म बोला वो भी नहीं आया, मैंने हिंदी में फुल फॉर्म बोला वो भी नहीं आया, अंग्रेजी में भी नहीं। मैं बोला पैक्स, अरे यही तो हमारे पापा गेहूं बेच कर आते हैं पैक्स में। आपने यही समझा कि नहीं? आप उन सब जानता है दोस्तों। तो दोस्तों जो पैक्स है, जो आप लोग कई बार सुनते हैं गेहूं आपके पिताजी किसान आदमी गेहूं चावल चीनी जो भी बेचता है, दैट इज प्राइमरी। थैंक यू ऑनलाइन, थैंक यू एवरीवन सबको। दैट इज प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी। ध्यान समझना कि भारत में ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ग्रामीण स्तर पर जो क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक काम करती है उसी को बोलते हैं पैक्स। दूसरा डिस्ट्रिक्ट या सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, मतलब जो सहकारी बैंक जिला लेवल पे काम करती हैं उन्हें सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक बोलते हैं। ये पेपर में आया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करने वाली कोऑपरेटिव बैंक को क्या कहते हैं? सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। बोलो क्लियर? और तीसरी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, मतलब जो ग्रामीण सहकारी बैंक है वो दो तीन स्तरीय है, या तो विलेज पर पैक्स, जिलों पर सेंट्रल और राज्य पर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। और जो शहरी सहकारी बैंक है वो दो तरीके की हैं, एक सिंगल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और एक मल्टी स्टेट। एवरीवन क्या क्या? एक सिंगल स्टेट और एक मल्टी स्टेट। ना लुक एट दिस। पहले तो आप इस फ्लो चार्ट को देखो बस, फिर आराम से अंदर चलेंगे इसके। ये सब आपको एज इट इज मिल जाएगा। बोलो सही है? पढ़ो इसे क्या लिखा है, पढ़ो आराम से पढ़ो, इसको कोई जल्दबाजी नहीं है। पहले यहां देखो, जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं सहकारी समिति के तौर पर काम करती हैं। दूसरी बात, ओनर और कस्टमर क्या होते हैं? सेम। देखा लिखा हुआ, ओनर और कस्टमर एक ही, सेम। नाउ ओनर और कस्टमर सेम। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हाँ जैसे हमारी जो वाणिज्यिक बैंक है वो क्या करती है? वाणिज्यिक बैंक क्या करती है? जमाओं को स्वीकार करना, ऋण प्रदान करना। ये भी काम करते हैं, जमाओं को स्वीकार और ऋण प्रदान करना। पूरा लिख देते हैं, इनका ऐसे जवाब नोट्स बनाएंगे। क्या करती हैं? जमाएं स्वीकार करती हैं बैंक की तरह। बोलो बिल्कुल ये सुना। और एवं ऋण क्या? ऋण प्रदान करती हैं। नहीं समझेगा दोस्तों? ये बैंक की तरह सेम काम करती हैं। मतलब आप बस इतना समझ लो, अगर मुझे आप सीखना चाहते हो कि कोऑपरेटिव बैंक और कमर्शियल बैंक में अंतर क्या है, सीखना चाहोगे? जितनी भी भारत में कमर्शियल बैंक्स हैं, जितनी भी भारत में कमर्शियल बैंक्स हैं, जितनी भी भारत में कमर्शियल बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक ये काम करती हैं अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। भारत में एक बैंकिंग विनियमन अधिनियम है, बैंकिंग विनियमन अधिनियमन बैंकिंग विनियमन अधिनियम। तो हमारे भारत में 1949 का एक बीआरए, शॉर्ट में बोलते हैं बीआरए। तो हमारे भारत में एक 1949 में बीआरए एक अधिनियम बनाया गया और इसी अधिनियम के अंतर्गत सभी की सभी कमर्शियल बैंक काम करती हैं। बोलो क्लियर? लेकिन जितनी भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, जो सहकारी बैंक्स हैं, ये देखो, वो बाद में आते हैं, पहले यहां देखो। मैंने कहा एक ग्रामीण सहकारी बैंक है और एक अर्बन सहकारी बैंक है। कोई दिक्कत दोस्तों? एक ग्रामीण और एक अर्बन। ग्रामीण लेवल पर मैंने तीन बताई, एक पीएसीएस पैक्स जो ग्रामीण विलेज लेवल पर ग्राम स्तरीय, कहां? ग्राम स्तरीय काम करती है। एक डिस्ट्रिक्ट या इसी को ऑब्लिक है, ऑब्लिक नहीं लगा, डिस्ट्रिक्ट या ऑब्लिक सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो जिला स्तरीय है, और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो एपेक्स का मतलब सर्वोच्च है। तो भारत में सबसे बड़ी जो कोऑपरेटिव बैंक है वो कौन सी है? स्टेट। और दोस्तों ये स्टेट लेवल पर काम करती है, स्टेट लेवल। अगर हम बात करें अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, मैंने कहा दो तरीके की, एक सिंगल स्टेट, एक ही राज्य में रहेगी, एक मल्टी स्टेट। ये सब कुछ भी नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है। तो अगर हम बात करें तो दिस इज द कोऑपरेटिव बैंकिंग स्ट्रक्चर इन इंडिया। ईमानदारी से बताएगा, समझ में आ रहा हो कि नहीं? तो भारत में कोऑपरेटिव बैंकिंग क्या है? दो तरीके की है, ग्रामीण और एक शहरी। ग्रामीण में तीन तरीके की, विलेज लेवल पर पैक्स, जिला स्तरीय सेंट्रल और एक राज्य। बोलो हो गया? और शहर में दो, सिंगल स्टेट और मल्टी स्टेट। आगे चलो दोस्तों, अगर हम बात करें तो जरा ध्यान से सुनेंगे कि अब देखो, मैंने ये आपको ऑलरेडी बता दिया कि जितनी भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं इनका पंजीकरण तीन तरीके से होता है। जल्दी बताओ क्या क्या बताया मैंने? तो सहकारी समिति अधिनियम 1912, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट, बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002, या उस राज्य के राज्य सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत। बोलो क्लियर है? सही है? सही है। अगर आपको एक कोऑपरेटिव बैंक बनाना है तो आप क्या, या तो केंद्र स्तर पर, ये वाला जो है ये कौन सा अधिनियम है? केंद्र स्तर का अधिनियम है। ये हो गया मल्टी स्टेट बहुराज्य, ये हो गया राज्य स्तरीय। मतलब भारत में जो कोऑपरेटिव बैंक है वो सेंट्रल लेवल पर भी काम करती है और स्टेट लेवल पर भी काम करती है। इज इट ऑलराइट? थोड़ा टेक्निकल डिस्कशन है, इतना इजी नहीं है, इतना आप समझ रहे हैं, इसलिए मैं इतना डिवोशनली आपको बता रहा हूं, जिससे आप थोड़ा अच्छी तरह सीखो मुझसे। साथ में जितने भी सहकारी बैंक है इनका विनियमन, जैसे मैंने आपको अभी भी तो बताया कि जैसे हमारे हिंदुस्तान में जो वाणिज्यिक बैंक है उनका विनियमन अगर आपको नहीं पता तो विनियमन का मतलब रेगुलेशन, मतलब नियंत्रण के लिए बनाया गया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ऐसी हमारी कोऑपरेटिव बैंकिंग का जो बैंक्स का विनियमन है इसके लिए बनाया गया बैंकिंग लॉज एप्लीकेशन टू कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1965। सही है? ये आपको याद करना है, याद करना। पेपर में तुम्हारे एग्जाम में इतना स्टैंडर्ड है नहीं, इतना पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं ऐसे ही बता रहा हूं बस ना। तो इनका पंजीकरण समझ में आ गया, विनियमन समझ में आ गया। अब आगे हम चलते हैं। देखो, अगर आप मुझसे पूछोगे कमर्शियल बैंक का पंजीकरण, देखना मैं तो इतने गहराई में बता सकता कि कमर्शियल बैंक का पंजीकरण, अगर कमर्शियल बैंक का आपको पंजीकरण करना है, पंजीकरण, तो इसका पंजीकरण कंपनी अधिनियम 1956 जो अभी बना 2013 में संशोधित हुआ। तो जितनी भी भारत में कमर्शियल बैंक्स हैं इनको अगर आपको मन है कि आज एक बैंक खोलते हैं, कमर्शियल में तो प्राइवेट भी आती है ना, तो आपको पहले एक प्राइवेट कंपनी जैसे खान ग्लोबल स्टडीज प्राइवेट लिमिटेड का रजिस्ट्रेशन हुआ, कंपनी अधिनियम 2013 की बात की है, इसलिए इसका रजिस्ट्रेशन हुआ 2013 में। नहीं समझ पाई? तो ऐसे मैंने बताया सहकारी बैंकों का पंजीकरण तीन स्तर पर हो सकता है। केंद्र स्तर पर सहकारी समिति अधिनियम 1912, बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 और राज्य स्तरीय सहकारी समिति अधिनियम। बोलो क्लियर? जैसे भारत में वाणिज्यिक बैंकों का विनियमन किस एक्ट के तहत होता है? विनियमन, रुको यार, विनियमन का मतलब होता है कि ये क्या काम करेंगी, कितना करेंगी, कैसे करेंगी, क्या क्या कर सकती है, इसको बोलते हैं विनियमन। तो वाणिज्यिक बैंकों का विनियमन बीआरए 1900। ऐसे दोस्तों सहकारी समिति अधिनियम, सहकारी बैंकों का विनियमन किसके द्वारा होता है? बैंक कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंकिंग एप्लीकेशन बैंकिंग 1965। अब आगे चलिए, भारत में जो सहकारी बैंक है इनको, इनका जो विनियमन है, इनका विनियमन नो दोस्तों, आरबीआई नहीं है, क्या है? आरबीआई, इनका जो विनियमन है। आइए अब आपको छोड़ो, पहले तो ये बताते हैं कि आखिर कोऑपरेटिव बैंक चलती कैसे हैं, राइट? तो मैंने कहा एक राज्य स्तरीय होती है बैंक, छोड़ो यार, पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ो।
कल को सकता है आपको भी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनानी पड़े कोई। आपने देखा होगा बहुत सारी महिलाएं भागलपुर में साड़ियां वाड़ियां बनती है, वहां कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं। बोलो यस। दोस्तों जो कोऑपरेटिव, डोंट लुक एट दिस, प्लीज लिसन टू मी। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, मैंने कहा एक तो केंद्र स्तर पर है 1912, एक राज्य स्तर पर है। तो एक्चुअली कोऑपरेटिव सोसाइटीज को जो कंट्रोल करते हैं उन्हें बोलते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। जैसे बैंकों को कंट्रोल करता है आरबीआई, और आरबीआई का हेड है गवर्नर। बोलो यस। ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कौन कंट्रोल करता है? रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, मतलब सहकारी समितियों का रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों का रजिस्ट्रार। बोलो समझ गए? तो आप ध्यान से मुझे सुनेंगे। सहकारी बैंक्स जितनी भी हैं इनको दो स्तर पे कंट्रोल किया जाता है। एक आरबीआई भी इनका कंट्रोल करती है और रजिस्ट्रार भी कंट्रोल करता है। सही है? अबे हाँ तो बोलो, नहीं समझ में आ रहा क्या? अगर नहीं आ रहा तो आप ये मान लो तुम्हारे पेपर में नहीं आएगा, और वास्तव में नहीं आएगा, वास्तव में नहीं आएगा, नहीं आएगा दोस्तों। नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, लेकिन पेपर में नहीं आएगा। आपके स्टैंडर्ड की बात नहीं है, लेकिन वो तो मेरा ऐसी दिमाग घूम गया, मैंने कहा चलो आज कोऑपरेटिव बैंक पढ़ाते हैं लोगों को, इसलिए मैं पढ़ा रहा, वरना मैं आप जैसे स्टैंडर्ड के बैच में पढ़ाता नहीं। बहुत मेहनत लगती है यार मुझे, इसलिए मैं पढ़ाते ही नहीं हूँ। तो ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ाना ये बहुत ताकत का काम है ना। तुम्हें क्या पता कितनी मेहनत लग रही है अंदर ही अंदर, मतलब तुम्हारे शकल देख के पता चलता है कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा। ये तो पढ़ाते पढ़ाते तजुर्बा है थोड़ा सा काम करने का। तो खैर आप इतनी मेरी बात को समझ पाए कि जो कोऑपरेटिव बैंक है, अगर मैं एक लाइन बोलूंगा समझना, कोऑपरेटिव बैंक का डुअल कंट्रोल होता है, एक आरबीआई और एक रजिस्ट्रार। सही है? आरबीआई क्या करता है? नंबर 1 आरबीआई क्या कंट्रोल, देखो यहां पे मैंने लिखा है भारत में सहकारी बैंकों का विनियमन आरबीआई एवं सहकारी समितियों के राज्य रजिस्ट्रार के द्वारा किया जाता है। इसी को मैंने बोला डुअल कंट्रोल। क्या बोला मैंने? डुअल कंट्रोल, डुअल कंट्रोल, दोहरा नियंत्रण। देखना आरबीआई क्या देखती है? नंबर 1 पूंजी पर्याप्तता। क्या होता है? ये बहुत बड़ा शब्द है, इसी में 20 मिनट लगते हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा, एक लाइन में बस इतना बता रहा। पूंजी पर्याप्तता का मतलब है कि आरबीआई कुछ नियम बनाता है कि हर बैंक के पास कम से कम पर्याप्त मात्रा में पूंजी होनी चाहिए, खत्म बात। तो पूंजी पर्याप्तता, ऋण संबंधी नियम और जोखिम नियम, जोखिम नियम नहीं, डेट रिलेटेड, लाइक डेट, ऋण संबंधी नियंत्रण लिख लें, ऋण संबंधी नियंत्रण, और यहाँ पे जोखिम नियंत्रण, ये आरबीआई देखता है। बोलो क्लियर है? और अगर हम बात करें सहकारी समितियों के राज्य रजिस्ट्रार, ये क्या करते हैं इसका? देखो यहाँ पे जिस राज्य के अंदर या ये सब रजिस्ट्रार होते हैं, तो पंजीकरण, पंजीकरण लिख दो यहाँ, पंजीकरण। तो पंजीकरण कौन करवाएगा? प्रबंधन, मैनेजमेंट कौन देखेगा? ऑडिट, ऑडिट जानते हैं आप लोग? जो नहीं जानता उन्हें मैं सिखा देता हूं। ऑडिट का मतलब होता है अगर आपकी ये कंपनी है, आपकी कंपनी के सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक किया जाए कि कितना पैसा आया, कितना गया, कितना है, कितना इनकम, कितना खर्चा, तो पूरा का पूरा बोलते हैं लेखा परीक्षण। एवरीवन क्या बोलते हैं? सही है? तो राज्य रजिस्ट्रार का काम क्या है? पॉइंट नंबर 1 सहकारी बैंकों का पंजीकरण, सहकारी बैंकों का प्रबंधन, सहकारी बैंकों का ऑडिट और सहकारी बैंकों का परिसमापन, मतलब उनको बंद करना अगर कोई बैंक बंद होना चाहती है। बोलो जी यस। तो ये 4 काम हो गए किसके? सही? कोऑपरेटिव बैंक का कॉन्सेप्ट क्लियर? नाउ घर के लिए एक काम लिखो, आज पढ़ के आना, कल मैं पूछूंगा, और कल मैं रैंडमली किसी से भी पूछ लूंगा, नहीं बता पाया तो बस्ता उठवा के बाहर कर दूंगा। ये भी याद रखना। बोलो जी यस। वो तुम्हारी मर्जी, आना आओ, नहीं आना नहीं आओ, पैसा मत नहीं मिलेगा, तुम आओ या ना आओ। कौन है सुना? तो कल घर के लिए काम दे रहा हूं, जरूर करके आना, नहीं आओगे तो बाहर कर देंगे। बोलो जी यस। इंग्लिश में बोल रहा हूं क्योंकि इंग्लिश में गूगल पे सर्च करोगे तुरंत मिल जाएगा, बाकी हिंदी भी बोल देते हैं आपको, लेकिन प्रायोरिटी ये सबसे लास्ट में लिखो, पन्ने के रजिस्टर के सबसे लास्ट पेज पर, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स। यहां पे मैं लिख देता हूं प्रायोरिटी, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिए जाने वाले ऋण संबंधी अधिनियम। नियम इतना लंबा है, तो आप गूगल पे सर्च मारोगे सब दिख जाएगा। प्रायोरिटी सेक्टर, टाइम कितना बचा? 6 मिनट। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स, बोलो पढ़ेंगे क्या? देखो मैं आपको थोड़ा आइडिया दे दूं। प्रायोरिटी सेक्टर्स को हिंदी में बोलेंगे प्राथमिकता प्राप्त वाले क्षेत्र। सुनो ध्यान से, भारत सरकार ने हिंदुस्तान के प्राइमरी सेक्टर तो पढ़ा है आपने, साइड में कर दो, वो अलग है, ये अलग है, प्लीज फोकस करो। एक क्वेश्चन यहां से पेपर में आता है, भारत सरकार ने कुछ क्षेत्रों को जो पिछड़े हैं आगे लाने के लिए उन्हें प्राथमिकता प्राप्त वाले क्षेत्र की श्रेणी में रखा है, उन्हीं को बोलते हैं प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र। जैसे एग्रीकल्चर, कृषि, नंबर 2 वीकर सेक्शन, कमजोर वर्ग, नंबर 3 माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, नंबर 4 रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा, नंबर 5 हाउसिंग, आवास, नंबर 6 एजुकेशन, शिक्षा, नंबर 7 बेसिक। आप लोग घर पर पढ़ेंगे दोस्तों, अब ध्यान से सुनना, थोड़ी सी और बात बताते हैं, आनंद आ जाएगा ये लाइन सुनकर, और पेपर में ये सवाल भी आता है। हमारे हिंदुस्तान में कमर्शियल बैंक्स के लिए, कमर्शियल बैंक्स के लिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, इसे पढ़ो आप, लेंडिंग एंड नॉर्म्स, नियम, यही तो ज्ञान है पूरा। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को लेंडिंग, लेंडिंग मतलब लोन देना, और नॉर्म्स का मतलब नियम। तो भारत सरकार ने क्या नियम बनाया? नहीं, आरबीआई ने, पेपर में आता है ये सवाल। आरबीआई ने कहा सुनो जी सभी बैंक्स, कि आपको जो करना है करो, नन्हे ना बेरा, लेकिन आप सबको अपने टोटल लोन अमाउंट का 40% प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को देना होगा। इसे बोलते हैं प्राथमिकता प्राप्त वाले क्षेत्रों को दिए जाने वाले ऋण संबंधी नियम, दैट इज कॉल्ड प्राथमिक प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स। बताओ दोस्तों, कछु समझ में आया? कछु आया? दोस्तों सभी की सभी वाणिज्यिक बैंक हमने देखा 3 तरीके की, चाहे वो सरकारी हो, प्राइवेट हो, आरआरबीज हो। नो दोस्तों, ये जो 40% का नियम है इन दोनों के लिए है। अगर ये दोनों बैंक्स 100% लोन दे रही हैं, कितने परसेंट? नो, 100 रुपए का लोन दे रही है, 100% क्या होता है? 100 रुपए का लोन दे रही है, इन्हें 40% लोन कहां देना है? प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में। मैंने समझा लिया है नहीं? इसी तरह अपनी कॉपी में लिखना नहीं, मैं लिख देता हूं यहाँ लिखा नहीं मिला, मिलना चाहिए मुझे लिखा हुआ, पता नहीं तो मैं इनको लिखवा नहीं भूल गया था। दोस्तों हमारे देश में, क्योंकि मैं ये कहीं और लिखवाता हूं इसलिए नहीं लिखवा है, यहां लिख देता हूं, सभी की सभी आरआरबीज को जब आप कॉपी में लिखेंगे तो लिख लेना प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, या ऐसे लिख देते हैं प्राथमिकता, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को
दोस्तों 75% लोन देना है। ये लो दोस्तों, यही सब पेपर में आते हैं जहां बच्चे फंस जाते हैं। क्या नहीं समझ पाए? समझ गए? अब प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में क्या क्या शामिल है ये आप घर पे पढ़ेंगे। बोलो पढ़ेंगे नहीं? सही है ना दोस्तों। IRRBs की हम चर्चा कर रहे थे, खत्म करते हैं कहानी। इसे पढ़ो आप लोग क्या लिखा। सहकारी बैंकों का स्वामित्व और संचालन उनके सदस्यों द्वारा किया जाता है जो कि ग्राहक भी होते हैं। ये लाइन मैंने पहले बता दी। नेक्स्ट पढ़ो, एक व्यक्ति का एक वोट। सही है, यहाँ पे हर व्यक्ति के पास एक वोट होता है कि सहकारी सिद्धांत के अनुसार सदस्यों कोई काम करने छोड़ काम कर। ये काम का है दोस्तों। पढ़ो जरा। समिति है जो बैंकिंग व्यवसाय करती है, तो पहले बता दिया कि आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, वो बैंक का काम करने लगी, उसे कोऑपरेटिव बैंक बोल दिया। बोलो यस। आगे आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, आप पापड़ बनाते हो, अचार बनाते हो, वो अचार बेच रही है कोऑपरेटिव सोसाइटी। अरे बोलो यस, ऐसी ये बैंक का काम कर रही है। सही चल रहा है ना? याद देखना उद्देश्य, वो सब छोड़ने ये सब घर पे पढ़ना, घर पढ़ना। अभी समझने वाली बात ये तो बता दिया, इनका दोहरा विनियमन होता है, एक आरबीआई और एक सहकारी समितियां, और सहकारी समितियों का नहीं, आरबीआई एवं नाबार्ड कर लो आप, या आरबीआई एवं हमने वही बताया था कि रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार बोलो यस, सहकारी समितियों का रजिस्ट्रार कॉमा नाबार्ड। नाउ अब ये दो बातें सीख लो। अभी 2020 में क्या हुआ, 2000 आरबीआई ने सभी शहरी सहकारी बैंकों को, किसे, और बहुराज्य सहकारी बैंकों को अनुसूचित बैंक का दर्जा दे दिया। एवरीवन किसका? सही है। देखो मैंने अभी भी तो बताया था कि सहकारी बैंक दो स्तर पर है, एक ग्रामीण एक, और शहरी में बताया था एक एकल राज्य एक मल्टी स्टेट बताया था। फिर से एक स्टेटमेंट बोलता हूं, 2020 में आरबीआई ने सभी शहरी सहकारी बैंक और बहुराज्य शहरी सहकारी बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया, और अनुसूचित बैंक तो आज ही बढ़ाया। अरे बोलो यस। इसका मतलब है अब वो इसका मतलब है अब जितनी भी शहरी सहकारी बैंक है या बहुराज्य सहकारी बैंक है ये आरबीआई से लोन ले सकती हैं। आरबीआई अधिनियम 1934 के सेकंड शेड्यूल में आ गई हैं। सॉलिड ना। एक बात और, 2021 में, कब 2021 में एक एनएस विश्वनाथन समिति की रिपोर्ट आई, और एनएस विश्वनाथन समिति ने भारत आरबीआई को एक सिफारिश दी और स्वीकार कर ली गई, और कहा गया कि जितनी भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं क्या है, उन्हें आप 4 स्ट्रक्चर में बांट दो। अभी हम कहते थे अर्बन, रूरल, ग्रामीण, शहरी, टैक्स बैक्स, ये सब कर रहे थे अभी हम। अब एनएस विश्वनाथन समिति सिफारिश ने कहा बगैर दिस कि 2021 में एनएस विश्वनाथन समिति की सभी शहरी, यहां पे होना चाहिए बीच में, सभी शहरी सहकारी, सभी शहरी सहकारी बैंकों को कितने इसको मार दो, टियर 1, टियर 2, टियर 3, टियर 4। मतलब एक शहरी सहकारी बैंकों को हम बोलेंगे टियर 1 शहरी सहकारी बैंक, टियर 2 शहरी सहकारी बैंक, टियर 3 शहरी सहकारी बैंक एंड टियर 4 शहरी सहकारी बैंक। बस अभी के भी याद करा देंगे, जीवन में कभी याद नहीं करना। टियर 1 में याद रखना जिनके पास 100 करोड़ तक की जमाएं हैं। कितनी जमाएं हैं? कितनी? बाकी में 0 लगाते जाओ, हो जाएगा काम। अगर 100 करोड़ तक की है तो टियर 1, 100 से 1000 है तो 1000 से 10,000 है तो, और 10,000 से ज्यादा है तो टियर, बोलो जय हो। टियर 1 कोऑपरेटिव बैंक, जिन कोऑपरेटिव बैंक की जमाएं कहां 100 करोड़, 100 से 1000, 1000 से 10,000, 10,000 से अधिक, 10,000 से तक नहीं, 10,000 से अधिक, 10,000 से अधिक। क्या बात समझ गए आप लोग ना? थोड़ा सा बस इतना ही लिखा है इसमें। लोग अभी बीच में एक लोकल एरिया बैंक भी आ रहा था, अरे करो भूल गए क्या? या नहीं आ रहा था कहीं ना कहीं? लोकल एरिया बैंक नहीं आ रहा था अभी तो, आ रहा था कि नहीं आ रहा था? इसलिए मैंने सोचा लगे हाथ आपको लोकल एरिया बैंक भी बता देते हैं। अब आएगा लोकल एरिया बैंक्स। थोड़ा सा लोकल एरिया बैंक का कॉन्सेप्ट और समझ लो। बाकी कल हम लोग एक काम करेंगे, ये हमने आज ये पूरा पढ़ लिया, ये पूरा पढ़ लिया, बीच में आप इसको भी एक और ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ लोकल एरिया बैंक्स, लोकल एरिया बैंक्स शॉर्ट में बोलते हैं LABs, LABs। और दोस्तों कल हम ये दो चीजें पढ़ेंगे, ध्यान सुनना। रुको, 1 विभेदित बैंक, विकास बैंक और आरबीआई, ये कल का डिस्कशन होगा हमारा। बोलो सही है भाई? चलो लोकल एरिया बैंक के बारे में थोड़ा सुनेंगे क्या? लोकल नहीं सुनेंगे? नहीं सुनेंगे तो घर जाइए। दोस्तों लोकल एरिया बैंक के बारे में बस थोड़ा सुन लो, कुछ ज्यादा है नहीं। क्या हुआ कि आरबीआई ने कुछ बैंक्स को एक सीमित दायरे के लिए बनाया है ना, और उन्हें हमने नाम दे दिया लोकल एरिया बैंक, जिनका काम क्या है कि वो एक जिले में काम करती हैं और अपने आसपास के 1-2 जिलों में और ब्रांच खोल सकती हैं, जो एक तरीके से प्राइवेट बैंक्स हैं। ध्यान सुनना, क्या है? प्रॉफिट के लिए काम करती हैं, हाँ, और लोगों की छोटी छोटी सेविंग्स को बचाने में मदद करती हैं और गरीबी उन्मूलन में मदद करती हैं। और सभी की सभी लोकल एरिया बैंक्स अनुसूचित नहीं है, गैर अनुसूचित है। इतना याद कर लिया, काम हो जाएगा। बोलो नहीं समझ पाए? सबसे पहली बात, लोकल एरिया बैंक एक सीमित क्षेत्र में काम करती है, आसपास के 1-2 जिलों में जा सकती है। तीसरी बात, ये लोगों की बचत को प्रमोट करती है। चौथी बात, ये प्राइवेट बैंक के तौर पर काम करती है। पांचवी बात, ये प्रॉफिट के लिए काम करती है। और छठवीं बात, पहले भारत में 4 लोकल एरिया बैंक्स थी। कितनी थी? और हाँ, एक और बात जो मैंने बोल दिया कि सभी की सभी लोकल एरिया बैंक नॉन स्केड्यूल्ड होती है। कैसी होती है? गैर अनुसूचित। सभी की सभी लोकल एरिया बैंक क्या होती है? गैर अनुसूचित। समझिए पहले कितनी थी, आज कितनी है, तो खत्म बात। बस इतना याद करना है, एक एक करके पढ़ लो। यह बैंक एक विशिष्ट प्रकार की है क्योंकि यह आमतौर पर अपने आसपास के जिलों में कार्य करती है। बताया आपको ये कॉन्सेप्ट आरबीआई ने कब दिया? 1996 में। आओ जल्दी से, यह गैर अनुसूचित बैंक होती है, बता दिया। नेक्स्ट, इनका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की क्या करना, बचत को बढ़ाने का योगदान। यह क्या निजी बैंक होती है जो आमतौर पर लाभ के लिए काम करती है। पहले भारत में कितनी थी? 4, अभी कितनी है? 2। यह है कृष्णा भीमा समृद्धि लोकल एरिया बैंक, महबूब नगर हैदराबाद में, और एक कोस्टल लोकल एरिया बैंक विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। और याद रखना, यह भारत की पहली लोकल एरिया बैंक है। पहले कितनी थी? 4। दोस्तों उनमें से एक, बाकी की 2 लोकल एरिया बैंक में ध्यान सुनना। पहले एक और 2 तो समझ गए, कृष्णा भीमा समृद्धि लोकल एरिया बैंक और कोस्टल लोकल एरिया बैंक। पहले एक और थी जिसका नाम था जिसका नाम था जलंधर की थी, वो कहां की? पंजाब, जलंधर। कैपिटल लोकल एरिया बैंक नाम था उसका, क्या नाम था? लेकिन कैपिटल लोकल एरिया बैंक को आरबीआई ने स्मॉल फाइनेंस बैंक का दर्जा दे दिया, स्मॉल फाइनेंस बैंक का दर्जा दे दिया। अब मेरे प्यारे साथियों, आप सोच रहे होंगे गुरुजी ये क्या नया आ गया, स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये कल पढ़ाएंगे। बोलो यस, रुक जाओ। और एक थी सुभद्रा, भाई लिखा ना, ये सुभद्रा लोकल एरिया बैंक कोल्हापुर महाराष्ट्र की, ये क्या हो गई? बंद। राइट, एक रुक जाओ। बाकी की 2 लोकल एरिया बैंक में अब एक, यहां पे लिखना चाहिए अब एक लोकल एरिया बैंक जिसका नाम मैं यहां लिख दूं, कैपिटल लोकल एरिया बैंक। कहां क्या बन गई? स्मॉल फाइनेंस बैंक। ध्यान से देखो, ये क्या है? कुछ भी नहीं, यहां देखना, ये 2 तरीके की हैं। देखो जो कल पढ़ेंगे, विभेदित बैंक कितने तरीके की? एक स्मॉल फाइनेंस बैंक और एक पेमेंट बैंक्स।
ये देखो, ये दो तरीके की हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक, ये कल पढ़ेंगे, और विभेदित विकास बैंक और आरबीआई। अब देखो फिर से एक बार समझो, इतनी जल्दी मुझे जाने की नहीं है, हो सकता है तुम्हें जल्दी हो, इनको मैं बताना चाहूंगा फिर से। पहले भारत में कितनी लोकल एरिया बैंक थी, वर्तमान में कितनी है? कृष्णा बीमा समृद्धि लोकल एरिया बैंक एंड दोस्तों कोस्टल लोकल एरिया बैंक। एक और थी कैपिटल लोकल एरिया बैंक, वो क्या बन गई? स्मॉल फाइनेंस बैंक बन गई। स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होता है वो कल सीख लेंगे। और लास्ट में एक और सुभद्रा लोकल एरिया बैंक, वो बंद हो गई। पूरा कॉन्सेप्ट सीख गया, बोलो जी यस। अभी जय होगी, रुक जाओ। याद देखो दोस्तों, आनंद पढ़ने का जब है, जब क्लास में पढ़ने के बाद आप आरबीआई को पूरा समझ लें, मेरा फायदा पढ़ाने का। देखो जितनी भी यहाँ चीजें लिखी हैं आपको सब आता है। दिस इज द बेनिफिट ऑफ टीचिंग इन माय क्लास और लर्निंग फ्रॉम माय क्लास। देखो भाई साहब फायदा क्या है, मेरे स्टूडेंट्स को ये सब आता है। हिंदी में करते हैं क्या? अच्छा मैंने कहा सब आता है, कह रहा मत करो हिंदी में सब आता है, है ही नहीं। अच्छा हाँ, लगा दिस। ओ एसबीआई आता है, राष्ट्रीय बैंक आता है, निजी क्षेत्र भारतीय बैंक आता है, निजी क्षेत्र विदेशी बैंक आता है, अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक आता है, गैर अनुसूचित सहकारी बैंक आता है, सहकारी बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सब आता है। आइए रुको, मजे मत लो दोस्तों, थोड़ा टाइम वेस्ट मत करो, थोड़ा और सुनो तो इंग्लिश में निकलते हैं ना। अब देखो दोस्तों अच्छी बात क्या है, लिस्ट निकालते हैं वो वाली। ये प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आप सब सीख गए, बोलो जी हाँ। यहाँ देखो लोकल एरिया बैंक्स आप समझ गए, दो हैं, कोस्टल और कृष्णा बीमा। स्मॉल फाइनेंस बैंक में कल पढ़ाऊंगा, राइट। ओए मजाक मत कर, समझ में आया? आज ही पढ़ाइए, मजाक मत कर भाई, मजाक सिर्फ जब मैं करूंगा, जब मुझे चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। औकात बनाओ पहले, समझ में आया? आज ही पढ़ाइए, ज्यादा नहीं। ये देखिए हाँ, ये जो जितने भी दिख रहे हैं आपको, ये विकास बैंक है, वो हम कल पढ़ाएंगे। लिखा है सिलेबस, आपको बताया। आरआरबीज मैंने आपको पढ़ा दिया, साथ में फॉरेन बैंक्स मैंने आपको बता दी। बस इतनी बैंक्स हैं भारत में, होगी सारी बैंक्स, बोलो जी यस। तो आप लोगों को आज और कल की क्लास में संपूर्ण भारत के बैंकिंग स्ट्रक्चर के बारे में ज्ञान मिल गया, बोलो जी यस। साथ में बैंकों के इतिहास से शुरू किया, वर्तमान तक लेकर आए, बाकी की बातें कल। तो कल की क्लास और जान जाएंगे, फिर आप किसी को भी जाकर ज्ञान दे सकते हैं भारत बाहर कि भारत में कितनी बैंक है, कौन कौन सी है और कौन सा बैंक क्या करता है। हैव अ नाइस एंड वंडरफुल टाइम।